देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट किया था, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट। तो गुडविल पहले हमें समझना पड़ेगा कि गुडविल क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि उसमें उसका ट्रीटमेंट पार्टनरशिप के अंदर क्या होने वाला है। तो गुडविल क्या है? तो वैसे तुम लोग बोलो, कुछ पता है गुडविल क्या होता है? ম্যাম গুডউইল হচ্ছে কোনো কোম্পানি বা কোনো অর্গানাইজেশনের যেটা মানে ভালো সার্ভিস বা প্রোডাক্ট ইয়ে করে প্রডিউস করে আহ, যেটা ইয়ে করে অর্জন করে সেটাই গুডউইল। ইনট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট এটা একটা, যেটা কি हम्म, মানে কি বল। ठीक ही बोले सो, ठीक ही बोले। ठीक ही है। गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है। अब ये गुडविल मतलब इंटेंजिबल एसेट तो है, तो इंटेंजिबल एसेट का मतलब जैसे कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो बात सही है। और पहले जो बोले कि कुछ अच्छा चीज बेच के कुछ अच्छा मतलब मिल रहा है उनको, ठीक है, सही बात है। तो यहाँ पर देखो, हमें गुडविल को क्या करना है ना, गुडविल जो भी हम बता रहे हैं, ठीक है, उसको हमें मेजर करने आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें अकाउंट्स में वही सारी चीजों को रिकॉर्डिंग करने के लिए अलाउड होता है ना जिसका कुछ मॉनिटरी वैल्यू है, ठीक है। तो गुडविल को हमें मेजर करना पड़ेगा। कैसे? मॉनिटरी टर्म में, ठीक है। पैसे के टर्म में मेजर करना पड़ेगा कि भाई कितने रुपए का गुडविल है, ठीक है। ये कैसे मेजर करेंगे? तो गुडविल बेसिकली है क्या? जैसे कि बोल रहे हो कि हार्ड वर्क, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो वो गुडविल जनरेट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है तो वो गुडविल जनरेट कर सकता है, ऑनेस्टी, ठीक है। किसी का बिजनेस अगर गुड लोकेशन में है तो भी वो गुडविल जनरेट करने में केपेबल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सब चीजों से गुडविल कैसे जनरेट होता है? तो देखो, एक्चुअली गुडविल का मतलब क्या है कि सेम बिजनेस कर रहा है अगर कोई दो ऑर्गेनाइजेशन, देखो अगर इसको सिंपल तरीके से समझे, जैसे कि मान लो ये एक बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस वन, और ये एक बिजनेस है, बिजनेस टू, ठीक है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनका भी जो चीज का बिजनेस है, इनका भी सेम वही चीज का बिजनेस है, बट दो अलग अलग बिजनेस है। मतलब ये मान लो मिस्टर ए का है, इसके ओनर मिस्टर ए है और इसके ओनर मिस्टर बी है, जबकि दोनों सेम चीज का ही बिजनेस कर रहे हैं। मान लो दोनों ही बुक सेल करते हैं, ठीक है, इनका भी बुक बेचने का दुकान है, इनका भी। लेकिन ये जो इनकम करते हैं, मान लो ये इनकम करते हैं 15,000 पर मंथ, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जबकि ये सेम वही सब मतलब वही कैटेगरी के बुक्स ये भी रखते हैं, ये भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि ये कुछ अलग ये कुछ अलग, सेम रखते हैं, फिर भी इनका इनकम होता है 10,000 पर मंथ। मतलब सेम बिजनेस सेगमेंट में रहने के बाद भी अगर कोई किसी से ज्यादा इनकम कर रहा है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण उसका गुडविल है, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मिस्टर ए ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा ऑनेस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि मिस्टर बी ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्ट होने से हम लोग गुडविल जनरेट करने, मतलब ऑनेस्टी एक जो है प्लस पॉइंट है कि ये हमें गुडविल जनरेट करने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कम इनकम कर रहे हैं वो ऑनेस्ट नहीं है, ऐसा बात नहीं, या फिर वो हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं। बहुत सारा पॉइंट होता है जिसके वजह से ये 5,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, जबकि ये 5,000 एक्स्ट्रा अर्न नहीं कर पा रहे। बहुत सारा रीजन क्या क्या है, देखो जैसे कि हम यहाँ पर दिखाते हैं तो तुम लोग को समझ में आएगा कि क्या रीजंस होता है। देखो जैसे
यहाँ पर लिख ही दिया है, देखो, दिस इज द लिस्ट इज इन नो वे एग्जॉस्टिव बट ओनली प्रोवाइड्स द बेसिक गाइडलाइन, क्योंकि इसका कोई ऐसा रूल्स थोड़ी हो सकता है कि भाई ये करोगे तो तुम्हारा गुडविल जनरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये गाइडलाइन है जिससे तुम लोग समझ सकते हो कि हाँ भाई ऐसा करेंगे तो गुडविल जनरेट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि देखो, द क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे कि अभी तुम बोल रहे थे कि अच्छा प्रोडक्ट बेचना, ठीक है। तो अगर लोगों को हम लोग सही चीज बेचेंगे तो लोग क्या है ना बोलेंगे, नहीं भाई वहां जाके खरीदेंगे, अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो गुड क्वालिटी का चीज बेचना। पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द ओनर, दैट इज देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट द कस्टमर, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, अच्छा बात कर सकते हैं लोगों के साथ, लोगों के पास उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कि मतलब बाय नेचर वो बात करने में बहुत माहिर होते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव होते हैं लोगों के लिए, कि भाई कितना अच्छा से समझा दिया, कितने अच्छे से बोल दिया। तो ये अगर किसी के अंदर, ये एक आर्ट आर्ट बोल सकते हो, ठीक है, ये सभी के अंदर नहीं होता है, जैसे मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये जो आर्ट है, मतलब लोगों से अच्छे तरीके से बात कर पाना, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से किसी चीजों के बारे में समझाना, ठीक है। तो वो भी क्या होता है ना, अगर किसी के पास ये एबिलिटी है तो वो उसका एक रेपुटेशन होता है कि भाई वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, वहां चले जाएंगे, वहां समझ लेंगे, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, ऑब्वियसली किसी का प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, ठीक है, कुछ कुछ भी बेचे, ठीक है, सर्विस बिजनेस में भी गुडविल का बात होता है। फिर लोकेशन, अब देखो लोकेशन भी अच्छा होना चाहिए, जैसे कि अगर कोई किसी का शॉप मार्केट के अंदर है, मान लो इसका शॉप जो है मार्केट के अंदर है, ये मार्केट के बाहर है, बहुत दूर है, तो ये अच्छा बेचने से भी ना लोग क्या करेंगे ना, अवॉइड करेंगे, भाई उतना दूर कौन जाएगा, ठीक है, इतना टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। तो एक गुड पोजीशन दुकान का या लोकेशन जो है दुकान का, वो भी मायने रखता है, तब जाके हम लोग ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुडविल का मतलब ज्यादा अर्निंग, ठीक है, ज्यादा अर्निंग, ये जो 5,000 एक्स्ट्रा अर्न हो रहा है ना, इसका क्या क्या रीजन हो सकता है। फिर द पोजीशन ऑफ नियर मोनोपोली राइट्स, दैट इज मेन एजेंट फॉर ए पर्टिकुलर व्हीकल लाइक मारुति कार। मतलब देखो, अगर कोई हम ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसपे मेरा मोनोपोली है, ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट तो बिकेगा ही बिकेगा, हम तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि मोनोपोली का मतलब क्या, हम ही बेच रहे हैं और कोई नहीं है, ठीक है। तो अगर मोनोपोली गुड्स का बिजनेस कर रहे हो तो भी गुडविल जो है बन सकता है। पोजीशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, अगर हमारे पास हमारे बिजनेस का ट्रेडमार्क है या फिर पेटेंट है, ठीक है, तो इससे भी गुडविल जनरेट होता है। तो पेटेंट में क्या होता है ना, पेटेंट नॉर्मली अगर कोई कुछ इन्वेंशन कर रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में वो पेटेंट बनवा सकता है कि भाई मेरा ये इन्वेंशन मेरे अलावा अगर कोई यूज करेगा तो हम उस पे केस सु कर देंगे, क्योंकि मैंने मेरे इन्वेंशन को पेटेंट मतलब बेसिकली प्रोटेक्ट करवा दिया पेटेंट बना के, ठीक है। तो अगर किसी के पास अपने बिजनेस का पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, तो फिर वो गुडविल जनरेट कर सकता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मैनेजरियल स्किल, तो अगर किसी का मैनेजरियल स्किल अच्छा है तो भी वो गुडविल जनरेट कर सकता है अपने बिजनेस में। इसके अलावा देखो क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच एनाबल्स द प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट एंड ऑफ गुड क्वालिटी। तो मान लो हम लोग जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट पे हम लोग हमेशा रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करते रहते हैं। क्यों करते हैं, ताकि मेरा प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा लग रहा है, अगर हम थोड़ा और दिमाग लगाएंगे और रिसर्च करेंगे और सस्ते में रॉ मटेरियल ला पाएंगे और सस्ते का लेबर ला पाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ रिसर्च करके कुछ नया ढूंढ लिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट को बनाने का जो कॉस्टिंग लग रहा है, पहले मान लो 12 रुपए लगता था, अब ज्यादा रिसर्च रिसर्च करके हम लोगों ने कुछ इन्वेंशन वगैरह किया तो वो 10 रुपए हो गया। तो क्या होगा, हम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे या फिर सस्ते में बेच सकेंगे। जहां लोग सेम प्रोडक्ट 12 रुपए में बना रहे हैं और 2 रुपए प्रॉफिट लगा के 14 में बेच रहे हैं, तो अगर मेरा कॉस्टिंग 10 का पड़ेगा तो हम भी 2 रुपए प्रॉफिट कमा के 12 में बेच देंगे, तो लोग मेरे पास ही ज्यादा आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट का कॉस्टिंग को कम कर पाएंगे गुड क्वालिटी रखते हुए, ऐसा नहीं कि कॉस्टिंग कम करने के चक्कर में क्वालिटी खराब कर दो, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा मतलब सस्ते में सामान बेच सकते हैं, और सस्ते में बेचेंगे तो ज्यादा लोग खरीदेगा, ज्यादा लोग खरीदेगा तो इनकम ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली इनकम ज्यादा हुआ तो वहां गुडविल का बात आ गया। द पोजीशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। अब देखो बहुत से ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि मटेरियल के पोजीशन के लिए पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, मतलब मटेरियल जो सप्लाई करता है, ठीक है, जो भी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं उसमें जो भी मटेरियल का नीड है, उसका मटेरियल सप्लायर मार्केट में कोई ना कोई होगा जिससे हम लोग मटेरियल लेके प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। अब वो सप्लायर जो है, ठीक है, उसके साथ हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ही करके रख लिया, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई आप मुझे ये मटेरियल सप्लाई करते रहना, ठीक है,
बंद मत करना। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कब होता है पता है, जब किसी का मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ह्यूज अमाउंट का है, तब ना वो जाके ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा जहां पर मेटेरियल सप्लाई बंद ना हो, चलता ही रहे, ठीक है। तो द पोजीशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, इससे भी पता चलता है कि इनका मार्केट में प्रोडक्ट अच्छा खासा बिकता है। इसका मतलब ये भी एक इंडिकेशन है कि इनके बिजनेस में गुडविल है, ठीक है। तो गुडविल का मतलब यही हो गया कि सेम सेक्टर में रह के अगर कोई ज्यादा इनकम कर रहा है। अब कोई ज्यादा इनकम कैसे कर सकता है? गुड लोकेशन के वजह से, हार्डवर्क के वजह से, मैनेजरियल स्किल के वजह से, ऑनेस्टी के वजह से, उसका जो है ट्रेडमार्क पेटेंट के वजह से, ठीक है। या फिर और क्या पढ़ा हम लोगों ने? ट्रेडमार्क पेटेंट, और हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा पोजीशन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मैनेजरियल स्किल के वजह से, या फिर मोनोपोली गुड्स बेच रहा है। ये इसके अलावा भी बहुत सारा कारण हो सकता है जिसके वजह से कोई जो है ज्यादा इनकम कर रहा है सेम सेक्टर में रह के कंपेयर टू बाकी, ठीक है। तो ऐसा तो हर एक बिजनेस में होगा, तुम लोग देख सकते हो हर एक बिजनेस में कि कोई ना कोई जो है वो ज्यादा इनकम कर रहा है बाकियों से, ठीक है। अब यहाँ पर गुडविल का एक डेफिनेशन लिखवा देते हैं, देखो। इट मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस earned by hard work, honesty of पार्टनर। तो पार्टनरशिप में गुडविल भी सेम तरीके से जनरेट होगा, ठीक है। गुडविल का मतलब गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का रेपुटेशन कब बनता है? जब बिजनेस अच्छा चल रहा है। अच्छा चलने का मतलब अर्निंग अच्छा हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ बिजनेस अर्न बाय हार्डवर्क, ऑनेस्टी ऑफ पार्टनर, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा रीजन होता है जिससे हम लोग गुडविल या गुड नेम या फिर रेपुटेशन जनरेट कर सकते हैं। अभी मैंने तुम लोग को दिखाया, ये जस्ट ऐसे ही लिख दिया डेफिनेशन। डेफिनेशन कौन सा अकाउंट्स में पूछने वाला है, ठीक है, जस्ट बता दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा इसके लिए लिखो कि जैसे कि ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है, इट इज इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। सेकेंड वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली ओनली इफ इट इज purchased and hence self generated goodwill is not shown in the books of accounts according to AS 26, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखो, तो गुडविल क्या है वो हम लोगों ने समझ लिया। ये क्या होता है? एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट का मतलब भी बताया मैंने, तुम लोग को पता भी है। ऐसा एसेट जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे इंटेंजिबल बोला जाता है। अब ये हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करना है, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना कि हमें इसका मॉनिटरी वैल्यू मतलब
पैसे में गुडविल कितना है, मतलब रुपीस कितना, ठीक है, वो बताना है, तब ना जाके बैलेंस शीट में लिखोगे। जैसे एक मान लो बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग 2 लाख रुपए लिखते हो, तो गुडविल के अगेंस्ट में जो रुपीस लिखोगे वो कैसे मेजर करो कि भाई कितने रुपए का गुडविल है, वो मेजर करना है। अब यहाँ पर एक रूल्स बता रहा है, कौन है, क्या क्या रूल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने बता रखा है। जब तुम लोग इंटर में जाओगे तो AS 26 देखोगे, ठीक है, तो AS 26 में ये बोला गया है कि जो गुडविल हम लोग किसी से परचेज करते हैं वो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली इफ इट इज परचेज्ड एंड हेंस सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू AS 26। अब ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है और ये परचेज गुडविल क्या होता है, देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल में ये फर्क है। जैसे कि मैंने किसी का बिजनेस परचेज किया, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा दाम दे के परचेज किया, कैसे बताएं, जैसे यहाँ पर ही एक एग्जांपल है, चलो बताते हैं तुम लोग को। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट अस टेक ए सिंपल एग्जांपल, देयर इज अ स्मॉल बुक बिजनेस ओन्ड बाय ए फर्म। तो किसी का बुक्स बिजनेस है, ठीक है, इट्स नेट वर्थ इज एसेट माइनस लाइबिलिटीज 1,40,000। अब ये नेट वर्थ क्या होता है, जिसको बोला जा रहा है कि एसेट माइनस लाइबिलिटी 1,40,000, पहले ये समझ लो। देखो बैलेंस शीट ऐसा होता है देखने में, ठीक है, टी शेप में। यहाँ पर होता है फिक्स्ड एसेट, यहाँ पर होता है करेंट एसेट, और ये दोनों मिला के होता है टोटल एसेट। यहाँ होता है कैपिटल, ठीक है, और क्या होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, और टोटल लाइबिलिटी होता है। अब इसमें से नेट वर्थ कौन सा है बोल सकते हो, कौन सा आइटम नेट वर्थ है, मतलब फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, कैपिटल, कौन सा नेट वर्थ है। मैम कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल को नेट वर्थ बोलते हैं। नेट वर्थ का मतलब हो गया कि ओनर का जो पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, कैपिटल का ही दूसरा नाम होता है नेट वर्थ, ठीक है, कैपिटल का दूसरा नाम होता है नेट वर्थ। अब अगर नेट वर्थ निकालना है, क्या अगर हम लोग टोटल एसेट से ये लेस कर दे, इसको घेर लेते हैं, चलो ये लेस कर दे, तो क्या हमें कैपिटल मिलेगा, हाँ मैम। मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग टोटल एसेट से, ये देखो, अगर हम लोग टोटल एसेट का मतलब फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, उससे अगर हम लोग माइनस कर देते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी, तो हमें मिलता है नेट वर्थ, ठीक है। तो अब इनके बिजनेस का नेट वर्थ देखो, बोल रहा है कि जिसका बुक बिजनेस है ना उसका नेट वर्थ है, इसीलिए एसेट माइनस लाइबिलिटी लिखा है। लाइबिलिटी मतलब करेंट नॉन करेंट, यहाँ पर एसेट मतलब टोटल एसेट 1,40,000। तो ये जो नेट वर्थ है ये कैपिटल किसी का 1,40,000 है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, नाउ इफ ए परचेसर इज विलिंग टू पे 1,50,000 फॉर इट, मतलब इस बिजनेस के लिए, जिस बिजनेस का नेट वर्थ है 1,40,000, कोई इस बिजनेस को परचेज करना चाहता है और वो पे करना चाहता है 1,50,000, मतलब सीधा बात है कि जिस बिजनेस का नेट वर्थ 1,40,000 है उस बिजनेस को परचेज किया जा रहा है बाई पेइंग 1,50,000, ठीक है। देखो बिजनेस कितने का है उसका वैल्यू कैसे करोगे, नेट वर्थ से ही ना करोगे। जैसे कि तुम लोग मान लो किसी का बिजनेस खरीदने गए, ठीक है, तो वो वहां पर जाके देख रहे हो, अच्छा उनका फिक्स्ड एसेट इतना, उनका करेंट एसेट इतना, तो उनका टोटल एसेट इतना, तो अगर हम बिजनेस खरीदेंगे तो मेरे पास इतना टोटल एसेट आ जाएगा। गलत सोच, क्यों, क्योंकि उनका लाइबिलिटी भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो जैसे मान लो किसी का बिजनेस खरीदने गए, उसका टोटल एसेट है 100 रुपए, ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो 100 रुपए मुझे मिल जाएगा अगर हम 100, मतलब जितना भी पेमेंट करो, हम अभी पेमेंट के बात में नहीं जा रहे। अगर किसी का बिजनेस खरीद रहे हो जिसका टोटल एसेट है 100, तो तुम लोग सोच रहे हो ये बिजनेस खरीदने से मेरे पास 100 रुपए का एसेट आ जाएगा। गलत बात। अब उनका अगर कुछ लाइबिलिटी है तो वो भी तो लेस करना पड़ेगा। तो मान लो उनका लाइबिलिटी है नॉन करेंट और करेंट मिला के 20 रुपए, तो इसका मतलब नेट जो आया 80, वही है उसका कैपिटल, ठीक है, तो इसका मतलब तुम लोग को 80 रुपीज मिलेगा। अब 80 का तुम लोग को नेट जो है वैल्यू मिल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में तुम लोग पेमेंट क्या करोगे, तो वो तो देखो खरीदने वाला और बेचने वाले में नेगोशिएशन होना चाहिए। तो यहाँ पर बात ये हुआ है कि भले ही इसका नेट वर्थ 1,40,000 है, लेकिन 1,50,000 पे करके ये बिजनेस को खरीद लिया जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोल सकते हो, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना पे हो रहा है, मैम 10,000। हाँ, एक्स्ट्रा पे हो रहा है 10,000, ठीक है, क्योंकि चीज का दाम है 1,40,000 मुझे दिख रहा है, बट हम पे कर रहे हैं 1,50,000।
अच्छा, अब ये जो एक्स्ट्रा 10,000 पे कर रहे हैं, कोई क्यों करेगा एक्स्ट्रा 10,000 पे? ऐसे ही कर देगा? গুডউইল থাকলেই করবে সব। हाँ, मतलब देखो, अगर किसी को लग रहा है कि भाई अगर हम इसको 1,50,000 से भी खरीदे तो मेरे लिए बेनिफिट है, तभी ना वो खरीदेगा। मुझे दिख रहा है कि ये चीज 1,40,000 का है, फिर भी हम रेडी है 1,50,000 पे करने के लिए, यानी 10,000 पे करने के लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है, क्योंकि ये बिजनेस में मुझे फ्यूचर में बेनिफिट दिख रहा है कि आज अगर हम 10,000 ज्यादा भी पे कर देते हैं तो ये बिजनेस मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगा, ऐसा सोच के हम पे कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम जो 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, एक्चुअली उसके गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। मतलब वो मांगने वाला 10,000 एक्स्ट्रा गुडविल के लिए मांग रहा है, ठीक है, 10,000 एक्स्ट्रा गुडविल के लिए मांग रहा है। तो ये कौन सा गुडविल हो गया, परचेज की सेल्फ जनरेटेड? यहाँ पर मैंने तुम लोग को दो चीज बताया ना, পারচেস। परचेज, ठीक है। अब AS26 हमें क्या बोल रहा है कि आप ये 10,000 वाले गुडविल को अपने बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। कौन दिखाएगा? जो परचेज किया। कौन परचेज किया? ये नाम तो यहाँ दिया नहीं, तो जिसका बुक्स बिजनेस था उसने अपना बिजनेस बेच दिया, जिसको बेच दिया वो अब अपने बैलेंस शीट जब बनाएगा तो वहां पर गुडविल दिखा सकता है कितने का, 10,000 का। तो AS26 बोल रहा है अगर किसी का गुडविल आप परचेज करके लेते हो तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई परचेज हुआ है, कितना परचेज हुआ है। तो अगर आप किसी का गुडविल परचेज करते हो तो वो आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हो, लेकिन अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो नहीं दिखा सकते हो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब जैसे ये बोल रहे हैं ना, मेरा 1,40,000 है लेकिन हम 1,50,000 के नीचे बिजनेस नहीं बेचने वाले, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम 10,000 एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मेरे बिजनेस में गुडविल है। तो ये जो बोल रहे हैं ना मेरे बिजनेस में 10,000 का गुडविल है, तो ये कैसा गुडविल है? इनके लिए, बुक सेलर के लिए ये 10,000 वाला गुडविल कैसा সেলফ है? জেনারেটেড ওর জন্য सेल्फ তো ওটা। जनरेट। हाँ, वो खुद कैलकुलेट करके रखे हैं कि हाँ हम 10,000 एक्स्ट्रा लेंगे, वो ना खुद ही कैलकुलेट कर किया जाता है। मतलब अब अपना चीज कौन कितना एक्स्ट्रा में बेचेगा या कौन कितने कम में बेचेगा, कम में बेचने का मतलब गुडविल नहीं है, ठीक है। तो वो सवाल तो यहाँ पर आ नहीं रहा है क्योंकि हम लोग गुडविल पढ़ रहे हैं। तो ज्यादा में बेचेगा, अब कौन कितना ज्यादा में बेचेगा? हम बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास ये पेन है 10 रुपए वाला, लेकिन हम ये 20 के नीचे बेचेंगे ही नहीं, तो इसमें कुछ स्पेशलिटी होगा तभी ना हम बोल रहे हैं। और अगर कोई लोग खरीद रहा है तो फिर उनको भी लग रहा है कि भाई हाँ ये इसमें कुछ स्पेशल मैटर है तभी ये 20 का बिक रहा है। तो अगर किसी को लग रहा है कि लेके फायदा है तो लेगा, ठीक है। तो हम जो इसको एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा वही पैसा हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जा रहा है गुडविल। तो ये गुडविल दिखा सकते हैं बट ये नहीं दिखा सकते क्योंकि वो खुद से कैलकुलेट कर रखे, ठीक है। अब क्या ये नेगोशिएशन होता है? बिल्कुल होता है कि भाई 1,50,000 नहीं हम 1,45,000 देंगे, वो भी बोल सकता है। तो ये तो जो एग्जाम्पल है वो मैंने बता दिया, ये देखो। तो 10,000 ম্যাম इन, তার মানে গুডউইল ভ্যালুয়েশন এটার জন্যই করা হয় যে সেলফ জেনারেটেড কত টাকার ওটার ওই জন্য গুডউইলের ভ্যালুয়েশন করা হয়। হ্যাঁ, সেলফ জেনারেটেডের জন্যই গুডউইলের ভ্যালুয়েশন করা হয়, আর যে কিনছে সে যত টাকা দিয়ে কিনবে সেটা তো মানে অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট হয়ে চলে আসে। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि द एक्स्ट्रा 10,000 इज नोन इन अकाउंटिंग एज गुडविल। अकाउंट्स में इसको गुडविल बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द परचेजर इज विलिंग टू पे 10,000 फॉर गुडविल। गुडविल के लिए क्यों पे कर रहे हैं? तो वही कि इनको देखो हम यहाँ पर पढ़ के बता देंगे, बट हम लोगों ने क्या समझा वही देखो, वही लिखा हुआ होगा, ठीक है। मैंने अभी तक पढ़ा नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ये जो 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा है, तो ये जो परचेज कर रहा है ना, इसको लग रहा है कि भाई 10,000 पे करेंगे, इसका बुक बिजनेस बहुत अच्छा है, अच्छे लोकेशन में है, अच्छा इसका कस्टमर बेस है, ठीक है। अगर हम ये बिजनेस खरीद लेते हैं ना, अगर हम ज्यादा मेहनत ना भी करें तो भी मुझे जो है अर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सालों साल कुछ मेहनत नहीं करेगा तो इसका बिजनेस चलेगा, नहीं, लेकिन एक रनिंग अच्छा बिजनेस है, इसने 10,000 एक्स्ट्रा देके खरीद लिया। अब जैसे ही ये बिजनेस इसके हाथ में आ गया, जैसे पहले इसका बिजनेस चल रहा था दूसरे, मतलब जब ओनरशिप किसी और का था अब ओनरशिप इसका हो गया, ठीक है। तो इसको बेनिफिट ऑब्वियसली मिलेगा कि वो चलता हुआ अच्छा बिजनेस है, अच्छा लोकेशन है, ठीक है, अच्छा कस्टमर बेस है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हाँ, उस बेनिफिट को लगातार पाने के लिए फिर इसको भी मेहनत करना पड़ेगा जिसने परचेज किया। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे मान लो घर का पुश्तैनी कोई काम है, पुश्तैनी काम का मतलब মানে যেটাকে বলে যে বাড়ির যে মানে কি বলবো, কি বলে ওটাকে, মানে বাবা ঠাকুরদাদের মানে ঠাকুরদাদা তার ঠাকুরদাদা এরকম অনেক পুরনো বংশ परंपराয় যে বিজনেস গুলো হয়, ঠিক আছে। तो वो उसका बेनिफिट क्या होता है? अगर मान लो
किसी के दादाजी का अच्छा बिजनेस था, फिर वही बिजनेस पापा ने किया, बहुत अच्छा चला है, अब वही बिजनेस मान लो तुम लोग करोगे, तो तुम लोग को तो एक बेनिफिट मिलेगा ना। तो एक बेनिफिट तो मिल रहा है कि अब भाई मेरा एक चलता हुआ बिजनेस है, उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। मुझे मेहनत, तो इसका मतलब ये थोड़ी है जैसे दादाजी से पापा के हाथ में आया, तो अगर पापा मेहनत नहीं करते तो क्या हमारे हाथ में वो अच्छा बिजनेस आता? नहीं आता। अब हमें भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, बेनिफिट ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन हमें मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके उस बिजनेस को हम लोग टिका सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी का गुडविल होता है तो कम मेहनत में भी हम लोग अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन गुडविल को बरकरार रखने के लिए तो हमें भी मेहनत करना पड़ेगा, भले कुछ समय के लिए ना करना पड़े, लेकिन उसके बाद से तो करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे तो फिर गुडविल को कैसे बचा के रखोगे? ठीक है, तो ऐसा नहीं कि गुडविल है तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वन रीजन मे बी इन द फ्यूचर कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। तो वही इनको दिख रहा होगा कि इसके बिजनेस में बाकी बुक सेलर से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करने का जो है कैपेबिलिटी है, तो अगर हम खरीद भी लेते हैं ज्यादा 10,000 देके तो मेरे लिए कोई लॉस है नहीं। इट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ फेवरेबल लोकेशन, हो सकता है कि इनका लोकेशन भी बहुत अच्छा है, तो बहुत सारे चीजों से हो सकता है। फिर यहाँ पर वही लिस्ट दिया था उसके बाद, ठीक है, कि क्या क्या रीजन हो सकता है जिससे हम लोग गुडविल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, कि पार्टनरशिप में गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो कब किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ऐसे लिख देते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन करने का कब जरूरत पड़ता है? पार्टनरशिप में, मतलब कब ऐसा सिचुएशन आता है जब पार्टनरशिप में हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन का मतलब अगर पार्टनरशिप में किसी दूसरे मतलब दो तो लोग होगा ही तभी पार्टनरशिप होगा, किसी और पार्टनर को एड ऑन कर रहे हो, एक या एक से ज्यादा जो भी हो, तो एडमिशन के केस में गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। क्यों होता है वो हम बताते हैं। रिटायरमेंट में भी होगा, पहले लिख लेते हैं कब कब होता है, ठीक है। डेथ में होगा, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन और सेल ऑफ बिजनेस, ठीक है। जिसमें से ये सिक्स्थ पॉइंट तो अभी अभी डील किया, देखो ये अपना बिजनेस बेच रहा था, इसे लगा कि मेरे बिजनेस में तो गुडविल है, तो क्यों ना हम गुडविल का चार्ज भी कर ले, 1,40,000 का चीज 1,50,000 में बेच दिया, ठीक है। तो इसने अपना गुडविल का वैल्यूएशन किया, समझ गए। डिसोल्यूशन का मतलब जब बिजनेस बंद हो जा रहा है, ठीक है, डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, डिसॉल्व हो जा रहा है, जैसे ये भी है तुम लोग का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ एक्चुअली पार्टनरशिप, हाँ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो अगर बिजनेस ही बंद हो जा रहा है, पार्टनरशिप बंद होने का मतलब लेकिन डिसोल्यूशन नहीं होता है। जैसे कि मान लो पहले ए बी पार्टनर था, अब मान लो ए बी के में बी चला गया और सी आ गया, ए सी पार्टनर हो गया, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर लोगों में डिसोल्यूशन हुआ बट बिजनेस बंद नहीं हुआ। तो अगर बिजनेस डिसॉल्व हो जा रहा है, तो अगर हमारे पास गुडविल, हमारे बिजनेस में गुडविल है, तो हम उन लोग उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं, मतलब पार्टनर लोग उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पहले एक तरीके से, एक कंडीशन से, एक डीड के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप चल रहा था, अब हम लोग चाहते हैं कि डीड को चेंज करेंगे, तो सारा चीज चेंज हो जाएगा, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से शुरू करके जो भी हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो अब फिर से नया एक पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो उस केस में भी अगर हमें लगता है कि हमारे पार्टनरशिप में गुडविल है, पार्टनरशिप बिजनेस में गुडविल है, तो हम लोग उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जा रहा है तो फिर क्या होता है, जिस पार्टनर का डेथ हो गया उसका शेयर उसके घर वाले या उसका एग्जीक्यूटर बोल सकते हैं, उसमें वो लेके जाते हैं, ठीक है। तो तो उस केस में हमें क्या क्या देना पड़ता है, उन्होंने जो कैपिटल लगाया था वो वापस करना पड़ता है, प्रॉफिट जो उनका
पोर्शन उनको बिलोंग कर रहा है वो देना पड़ता है, अगर उन्हें कोई सैलरी रेमुनरेशन वगैरह मिल रहा था वो देना पड़ेगा, और अगर बिजनेस में गुडविल जनरेट हुआ था तो उसमें तो उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा, तो उनका हिस्सा भी उनको दिया जाएगा। सेम केस फॉर रिटायरमेंट, बस रिटायरमेंट में वो इंसान मरता नहीं है, ठीक है, वो रिटायर होता है तो वो अपना शेयर खुद लेके जाता है जो भी उसे मिलने वाला होगा, ठीक है, जैसे कि कैपिटल मिल जाएगा, अगर कुछ कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट अगर देना है तो वो हो जाएगा, ठीक है, जो भी मिलने वाला है। और अगर बिजनेस में गुडविल था तो वो अपना गुडविल का हिस्सा भी मांगेगा कि भाई गुडविल जनरेट करने में तो मेरा भी हाथ है, तो मुझे भी मेरा शेयर ऑफ गुडविल दे दो। और एडमिशन के टाइम पे भी जो है गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मान लो ए बी दो पार्टनर थे, ठीक है, अब इन्होंने सी को एडमिशन ले लिया। अब ए बी ने मेहनत करके, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करके, बाकी लोग सेम बिजनेस में जो कमाते हैं ये लोग उससे बहुत ज्यादा कमाते हैं, ठीक है, तो अब मान लो बाकी लोग सेम सेक्टर ऑफ बिजनेस में जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, ए बी मान लो उससे ज्यादा कमाते हैं, तो सी आने पे उसको उस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, ज्यादा कमाने का मतलब बिजनेस में गुडविल है। अब मान लो इनका इनकम होता है 15,000, ठीक है, जो कि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, बाकी लोग सेम बिजनेस करके 10,000 कमाते, एग्जाम्पल, ठीक है, बाकी लोग सेम बिजनेस करके 10,000 कमाते, तो अगर सी बाकी उन लोगों के साथ जुड़ता जो 10,000 कमाते हैं तो सी को कितना प्रॉफिट शेयरिंग मिलता? मान लो अगर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग ही दे देते, ए बी भी दे देते, दूसरे फर्म वाले भी दे देते, तो 10,000 का 3 से डिवाइड करोगे तो 3,330 कितना हो जाएगा? बहुत अच्छे, इसको 12,000 कर दे, डिवाइड करने में आसानी रहेगा। मान लो दूसरे लोग 12,000 कमाते हैं, तो अगर सी यहाँ जुड़ेगा तो सी को कितना मिलेगा? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो 1:1:1 है, और यहाँ भी 1:1:1 है, तो यहाँ जुड़ने पे सी को कितना मिलेगा और यहाँ जुड़ने पे सी को कितना मिलेगा? मैम 4,000 এদিকে আর এটা 5,000। हाँ, तो सी को बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन मुझे एक चीज बोलो कि सी को जो एक्स्ट्रा 1,000 मिलेगा, सी यहाँ भी तो जुड़ सकता था, बट सी यहाँ जुड़ रहा है और ए भी ले भी रहा है सी को, ए बी का तो दूसरा प्रॉब्लम है लेने का। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तुम लोग, जब हम लोग स्टार्ट किए थे पार्टनरशिप, तो मैंने एक चीज बताया कि पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्यों आया, क्योंकि देखो बिजनेस करना है तो अकेले अकेले करना आज के डेट पे बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, तब ना जाके काम हम लोग कंपटीशन पे टिक पाएंगे। तो फिर ए बी अगर सी को एडमिशन नहीं लेगा या सी की तरह किसी और को नहीं लेगा तो पैसा कहाँ से आएगा इनके पास? कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आएगा? तो एडमिशन तो लेना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो लोगों को लेना पड़ेगा, लोगों को एडमिट करवाना पड़ेगा अपने पार्टनरशिप में। अब सी को देखो, बैठे बिठाए सी को 1,000 का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये तो 15,000 प्रॉफिट कमाने में जो मेहनत है वो तो ए बी का है, ठीक है, वो उसमें सी का तो कोई बेनिफिट, सी का तो कोई मेहनत इंक्लूडेड है नहीं। लेकिन जैसे ही सी एडमिशन लेगा उसे भी इनके गुडविल से कमाए गए एक्स्ट्रा प्रॉफिट का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि सी को तो ये लोग बोलेंगे ना कि आपको 1/3 प्रॉफिट देंगे, तो प्रॉफिट का जो भी हिस्सा होगा उसका 1/3 सी को मिल जाएगा। तो सी को बैठे बिठाए 1,000 का बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, হ্যাঁ ম্যাম। है ना? तो फिर ये लोग सी को क्या बोलेंगे पता है? कि हमारे बिजनेस में ना गुडविल है, आप एक काम करो, आप कैपिटल तो लेके आना ही, बिजनेस करोगे तो आप शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आना। तो आप एक काम करना, आप 1,000 रुपए का और 1,000 रुपए लेके आना, जिसको हम बोलेंगे शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का शेयर आप लेके आना, क्योंकि मेरे बिजनेस में गुडविल है, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारे मेहनत का अमाउंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट, ये 1,000 रुपए एक्स्ट्रा आप लेके आना गुडविल का शेयर, जब जो ए और बी हम लोग अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और उसके बाद आप जो है आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद से सारा चीज इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे मेहनत का जो है मतलब अब हमारे मेहनत से आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है उसका आप पेमेंट कर दो, ठीक है। तो ये अगर 1,000 पेमेंट कर देते हैं इन दोनों को, अब कैसे लाएंगे उसका अलग पॉइंट है, ठीक है, गुडविल कैसे ला सकता है इनकमिंग पार्टनर, ठीक है, पैसे में ही लाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग तरीके से ला सकता है। ये जस्ट एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि क्यों एडमिशन के टाइम पे गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, ताकि जो इनकमिंग पार्टनर है उसको बैठे बिठाए जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट का बेनिफिट ना मिले, इस वजह से गुडविल का वैल्यूएशन करना एडमिशन के केस में जरूरी है। बाकी रिटायरमेंट डेट ये तो मैंने समझा दिया क्यों जरूरी है, डिसोल्यूशन भी समझाया, सेल ऑफ बिजनेस तो एग्जाम्पल देगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप उसमें भी मैंने बोला क्यों होता है। ठीक है, बोलो, इतना तक क्लियर है? হ্যাঁ ম্যাম।
अच्छा, अब हमें पढ़ना है कि क्या क्या होता है। मेथड्स मेथड्स पढ़ना है, ठीक है, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या क्या मेथड्स होगा देखो। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें दो मेथड होता है, सिंपल और वेटेड। फिर है सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें भी दो होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एनुइटी मेथड। ठीक है, इतना सारा मेथड हम लोग सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले सीखेंगे सिंपल। अच्छा, ये पेज खत्म हो गया। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में कैसे कैलकुलेशन होता है, तो लिखो स्टेप 1, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। स्टेप 2, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो स्टेप 1 से निकलेगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखो, ये टर्म हमें सीखना पड़ेगा कि एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है और नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है। तो सबसे पहले सीखते हैं, चलो, एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है, मतलब वो प्रॉफिट जिसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या एडजस्ट करना पड़ेगा वो देखते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है, तो देखो, अगर मुझे बताना है किसी को कि मेरे बिजनेस में ना इतना गुडविल है, हम इतना पैसा लेंगे मेरे बिजनेस को बेचने का, मान लो हम बिजनेस बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी देखो, ये बुक सेलर वाला एग्जांपल देखा तुम लोगों ने, तो अब इसने जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मांगा, ये इस बात का मांगा कि भाई मेरे बिजनेस में गुडविल है, ठीक है। तो गुडविल का मतलब क्या है, गुडविल का मतलब ये होता है, खरीदने वाले को ये देखना है क्या ये बिजनेस बाकी लोगों से ज्यादा अर्निंग कर रहा है। बाकी लोगों से मतलब किसी से कम, किसी भी बिजनेस से कंपेयर करने से थोड़ी ना समझ में आएगा, सेम सेक्टर होना चाहिए भाई, तुम्हारा भी बुक शॉप मेरा भी बुक शॉप, तुम्हारा ग्रोसरी का दुकान मेरा भी ग्रोसरी का दुकान, ठीक है, तब ना होगा कंपैरिजन। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हमें सेम सेक्टर ऑफ बिजनेस में उस चीज को चेक करना पड़ेगा।
अब हम लोग क्या चेक करें कि प्रॉफिट एक्स्ट्रा है कम है, तो वो कौन सा प्रॉफिट, बिजनेस प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अगर बिजनेस प्रॉफिट के अंदर कुछ दूसरे प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो उसे हमें हटा देना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस प्रॉफिट के अंदर कोई दूसरा प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो उसे हमें हटा देना पड़ेगा। तो मान लो कैसे हटाए, जैसे कि मान लो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट मुझे दिख रहा है, प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन में गिवन होगा कुछ एक अमाउंट, ठीक है। अब मान लो मुझे क्वेश्चन में बोल रखा है कि मेरा कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ था, ठीक है, इस साल। तो मेरा कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ था, हम क्या कर रहे हैं, मेरा बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने का मतलब हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं और फिर उसको कंपेयर करेंगे कि बाकी लोग कितना प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। या फिर मेरा इनकम कितना है, बाकी लोगों का इनकम कितना है, वही प्रॉफिट इनकम ही हो गया। तो अगर हम वो चेक कर लेते हैं कि मेरा इनकम अगर बाकी मेरे जैसे बिजनेस करने वालों से ज्यादा है तो मेरे बिजनेस में उतना गुडविल हो जाएगा जितना ज्यादा है, ठीक है। तो हम कैसे करके चेक कर सकते हैं, मुझे प्योरली मेरे बिजनेस का इनकम चाहिए। अब मेरे प्रॉफिट और लॉस में मेरा दूसरा बिजनेस के अलावा भी बाकी अलग तरीके का इनकम और एक्सपेंसेस जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे कि मान लो मेरे बिजनेस में कोई चोरी हो गया था, मतलब कुछ चोरी हो गया था या आग लग गया था, तो इस तरीके के चीजों को जब मैंने अपने प्रॉफिट और लॉस में दिखाया है, कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग में कि पीएल में। मान लो लॉस बाय थेफ्ट, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ दिखाते हो? मैम लॉस बाय थेफ्ट मैम ट्रेडिंग है तो क्रेडिट साइडে দেখায় हाँ, আর वो तो स्टॉक कम करने के लिए दिखाते हैं হ্যাঁ कि स्टॉक আর कम এমনি हुआ। ওটার হ্যাঁ যেটা অ্যাকচুয়াল ইয়ে হয় ওটা পিএল এ দেখায়। हाँ, तो इसका मतलब मेरे पास जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है उसमें उसका इम्पैक्ट रहता है, मतलब হ্যাঁ ओवरऑल ম্যাম। देखे, क्योंकि जीपी जीपी से ही तो एनपी निकल के आता है तो उसमें उसका इम्पैक्ट रहता है। लेकिन क्या एबनॉर्मल लॉस हमेशा होता है बिजनेस में, ऐसा जरूरी है? না ম্যাম। नहीं। तो अगर मुझे हाँ मेरे बिजनेस का प्योर इनकम पता करना है तो मुझे एबनॉर्मल लॉस को क्या करना पड़ेगा, मेरे पीएल के साथ एबनॉर्मल অ্যাড लॉस, করতে হবে। हाँ ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को अगर मैंने यहाँ दिखा रखा है मेरे बिजनेस में, अगर मेरे बिजनेस में कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ था और मैंने दिखा रखा है तो मेरा प्रॉफिट कम होके रखा होगा, तो मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि रोज रोज चोरी नहीं होगा, रोज रोज आग नहीं लगेगा, ठीक है। तो मुझे अगर मेरे बिजनेस का प्योर प्रॉफिट पता करना है तो इस तरीके के चीजों को मुझे एलिमिनेट करना पड़ सकता है, एड ऑन करना पड़ सकता है, जैसे एबनॉर्मल लॉस को एड ऑन कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे लॉस बाय थेफ्ट, फायर एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग कर देंगे ऐड। अब मान लो मेरा कोई नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है, बताते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऐसा खर्चा जो मेरा बार बार नहीं होने वाला है, ठीक है, एक ही बार हुआ है। जैसे मान लो बिजनेस में कोई लीगल इशू चल रहा था, मतलब कोई लीगल केस चल रहा था किसी और के साथ हमारा, तो ये केस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उस केस पे और कोई खर्चा नहीं होगा, तो ये एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को अपने पीएल में चार्ज कर रखा है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में तो करेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में तो हम लोग क्या दिखाते हैं, कितना स्टॉक था हमारे पास, कितना खरीदा, कितना बेच दिया, कितना बचा हुआ है, कितना प्रॉफिट कमाया, मतलब ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी, ठीक है। बाकी जितने भी इनडायरेक्ट, मतलब इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम, जो कि ट्रेडिंग में होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम वो पीएल में होता है, तो ये सब पीएल में ही लिखा हुआ होता है, उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाई चांस अगर हमारे पीएल में कुछ आया हुआ है, ऐसा एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस रिलेटेड नहीं है और ये एक बार हुआ है, बार बार नहीं होगा, नॉट रीऑकरिंग, ठीक है, तो ये वाला एक्सपेंसेस अगर चार्ज किया हुआ है तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो रखा होगा और हमें क्या करना पड़ेगा? ম্যাম বেড়ে আছে এটা কমাতে হবে। এক্সপেন্স চার্জ করেছি, তাহলে প্রফিট কি বেড়ে ও থাকবে? এক্সপেন্স তাহলে ম্যাম এটা কমে আছে বাড়াতে হবে। हाँ, तो हमें ये बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंसेस मतलब जो रोजाना होगा, जैसे बिजनेस का रेंट हो गया, बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, प्रिंटिंग पोस्टेज हो गया, ठीक है, इस तरीके का चीज, वाटर एक्सपेंसेस हो गया, या फिर और क्या क्या हो सकता है, डिप्रिशिएशन हो गया, ठीक है, इस तरीके का चीज, सैलरी हो गया, इस तरीके का चीज जो है हम लोग का रेकरिंग एक्सपेंसेस होता है। तो अगर कोई नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उसे भी हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफाई करने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट सही दिखे, हमें अपना बिजनेस प्रॉफिट आइडेंटिफाई हो सही तरीके से। मान लो हमारा कोई नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस है,
नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस का मतलब जैसे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कर रहे थे ना, पार्टनर लोगों ने अपना घूमने फिरने का खर्चा बिजनेस में दिखा दिया, बट वो थोड़ा ना बिजनेस एक्सपेंसेस था, वो तो पर्सनल खर्चा था। तो अगर इस तरीके का कोई खर्चा हम लोगों ने चार्ज कर रखा है तो তাহলে उस पे এটাও অ্যাড হবে তাহলে। ऐड होगा। हमारा प्रॉफिट कम होके रखा है तो हमें प्रॉफिट को सुधारना पड़ेगा, तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है, जैसे कि मान लो हमें कोई लॉटरी में हमें कोई लॉटरी जीता, ठीक है, तो फिर उसमें हम पैसा मिलना मान लो प्राइस के तौर पे, तो वो भी हम लोगों ने अपने प्रॉफिट में नेट सॉरी पीएल में दिखा दिया, बाय इनकम फ्रॉम जो है बाय इनकम फ्रॉम लॉटरी, या फिर मान लो बाय इनकम फ्रॉम जो है डिविडेंड फ्रॉम शेयर, ठीक है। तो ये सब हम लोग का वो डिविडेंड फ्रॉम शेयर ऑब्वियसली एबनॉर्मल गेन नहीं होता है। एबनॉर्मल गेन का मतलब जो गेन होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता था अचानक से, जैसे लॉटरी वाला, तो लॉटरी लगेगा ही, इसका कोई गारंटी थोड़ी ना होता है, लग गया मिल गया, ठीक है। या फिर बाहर ऐसे ही जा रहे थे कुछ पैसा दिख गया हमें, ठीक है, तो अगर कोई उठा लेता है तो हम ये नहीं बोल रहे अब इस बात पे मत जाओ ম্যাম, उठाना सही है गलत है। हाँ बोलो। ম্যাম ব্যাড ডেট রিকভারিটা কি অ্যাবনর্মাল গেন হয়? ব্যাড ডেট রিকভারি অ্যাবনর্মাল গেন নয়, ওটা বিজনেসেরই মানে ওটা গেন বলতে পারো, মানে অ্যাবনর্মাল গেন ওটাকে বলতে পারি না। অ্যাবনর্মাল মানে যেটা হবে কি হবে না, ব্যাড ডেট রিকভারি, হ্যাঁ ওটাও অ্যাবনর্মাল গেন বলা যেতে পারে, কারণ ওটাও হবে কি হবে না সেটা তো আমার কোনো গ্যারেন্টি ছিল জানা না। নেই। হ্যাঁ, ওটাও আমরা বলতে পারি एबनॉर्मल गेन कि अचानक से हमें जो है हमारा मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ मिल गया हमें, ठीक है, तो वही हम लोग का एबनॉर्मल गेन होता है। जैसे हमारा मान लो बिजनेस में जो है एक्स्ट्रा होता नहीं है, नॉर्मली क्या होता है लॉस ही होता है, मतलब लॉस का मतलब जैसे मान लो मैंने सोचा था कि मेरा 50 यूनिट आउटपुट आएगा लेकिन 60 यूनिट आउटपुट आ गया, नॉर्मली ये होना थोड़ा इम्पॉसिबल है, बट अब एबनॉर्मल गेन है तो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल गेन जो है अगर हमारा हो रहा है तो फिर वो क्या होना चाहिए, एड या लेस, बोलो। ম্যাম লেস। हाँ, क्योंकि इसके वजह से तो मेरा प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो एबनॉर्मल गेन के वजह से प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो मुझे उसे क्या कर देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो नॉन रिकरिंग इनकम, इसको क्या करोगे। ম্যাম এটা বেড়ে আছে দেখাচ্ছে, তো লেস করতে হবে তাহলে। हाँ, मेरा अगर कोई नॉन रिकरिंग इनकम है, जैसे कि मान लो मेरा कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया था जो हमेशा नहीं होने वाला है, उससे मुझे जो इनकम हुआ, तो ये मेरा डेली का बिजनेस नहीं है कि मेरा डेली, जैसे मान लो मेरा फर्नीचर बेचने का बिजनेस है, तो मेरा रिकरिंग इनकम क्या है, जो फर्नीचर बेच के आएगा। अब नॉन रिकरिंग इनकम, मान लो मैंने कोई दूसरा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे मुझे कोई स्पेशल इनकम हुआ जो हमेशा नहीं होता है या फिर होगा भी नहीं आगे जाके, तो वो हो गया नॉन रिकरिंग इनकम, ठीक है। तो ये मेरा बिजनेस का इनकम नहीं है, तो वो अगर मैंने चार्ज कर रखा है तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो जो जब हम अपना गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो गलत कर लेंगे, तो मुझे वो हटा देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या लिखेंगे। इसके अलावा लिखो नॉन बिजनेस इनकम, जो बिजनेस रिलेटेड इनकम नहीं है, ठीक है, जो बिजनेस रिलेटेड इनकम नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन बिजनेस इनकम, ठीक है। मतलब मेरा बिजनेस का इनकम नहीं है, किसी और तरीके से मैंने इनकम किया, जैसे मान लो मैंने कहीं शेयर पे पैसा लगा रखा था, फिर उस शेयर को बेच दिया, मुझे वहां प्रॉफिट अर्न हो गया, तो वो तो मेरा बिजनेस का इनकम नहीं है, क्योंकि शेयर बेचना खरीदना मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो वो नॉन बिजनेस इनकम हो गया, तो वो अगर मेरा है तो वो भी मेरा क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर एक्सपेंस, फ्यूचर में अगर मेरा कोई खर्चा होने वाला है ऐसा मुझे अगर लग रहा है तो उसको मुझे लेस कर देना चाहिए, मतलब मेरे बिजनेस में अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंस इनकट होगा वो मुझे अगर लग रहा है, तो जब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो मुझे उस एक्सपेंसेस को चार्ज करना चाहिए, मतलब मुझे वो लेस कर देना चाहिए ताकि मुझे सही प्रॉफिट मिल जाए। तो ये सब तो हो गया, अगर इस तरीके का किसी भी तरीके का आइटम मेरे पीएल में है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट में इम्पैक्ट आया हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर निकल के आया तो डिपेंड करेगा क्या एडजस्टमेंट है, ऐड भी हो सकता है लेस भी हो सकता है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब जैसे हम लोगों ने कुछ गलत एंट्री वगैरह कर दिया है उसके वजह से अगर हमारे प्रॉफिट में कोई इम्पैक्ट आए वो तो हमें सही करना ही पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हमारा ज्यादा दिख रहा है तो लेस करेंगे, कम दिख रहा था तो ऐड कर देंगे, ठीक है।
इसके अलावा अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन हुआ है, अंडर वैल्यूएशन, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो रखा है तो मेरा प्रॉफिट में जो इम्पैक्ट आता है वो हम दिखाएंगे अभी, मुझे वो ऐड करना होता है, ठीक है। और लेस कर लो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये समझा देंगे लास्ट का 4 पॉइंट। फिर ऐड करो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो होता है एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड एनुअल, या फिर एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट। हाँ, इसे एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि देखो ये प्रॉफिट तो एनुअली होता है ना, ये वाला, तो इसमें सब जब एडजस्ट करोगे तो सब ईयर वाइज करना पड़ेगा, ईयर का डेटा लेके तो निकल के आएगा एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट, ठीक है। ये एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट आ गया। अब ये जितने साल का रहेगा उतने सारे ईयर का मुझे टोटल करना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे पास 3 साल या 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसे मुझे एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने अगर एडजस्टमेंट रहा तो करोगे, नहीं रहा तो मत करना, ठीक है। मैंने पूरा लिस्ट लिखवा दिया। अब एडजस्ट कर दोगे प्रॉफिट को, फिर उसको ऐड करोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 साल का प्रॉफिट को ऐड डिवाइडेड बाय 4, तब ना निकलेगा एवरेज। एवरेज निकालने का नॉर्मल रूल्स। फिर उसमें एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस करोगे। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है वो बताएंगे, उसके पहले ये पॉइंट क्लियर कर देते हैं, ये वाला, कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट ज्यादा और कम का बात, ठीक है। तो देखो, मान लो ये मेरा एक ट्रेडिंग अकाउंट है ठीक है। यहाँ पर इधर है 100, इधर है 200, ठीक है। तो यहाँ पर 100 क्या आ गया, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ये मान लो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है मान लो, ठीक है। तो इधर एक्सपेंस दिखा दिया है मैंने 100 का, ये क्लोजिंग स्टॉक है 200, तो आंसर 100 आ गया। अच्छा, अब सेम तरीके से यहाँ पर और एक ट्रेडिंग बनाएंगे, यहाँ पर 100 और क्लोजिंग स्टॉक को हम चेंज कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम कर देते हैं यहाँ पर 150, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 50, ठीक है। तो अगर ये क्लोजिंग स्टॉक था इधर वाला, तो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन देखो, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, ये देखो, ये 200 है, ये 100 है, और क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी हम लोग का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब प्रोपोर्शन रिलेशन है। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ याद क्या रखना है, प्रॉफिट का रिलेशन प्रोपोर्शनेटली होता है, मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, ठीक है। तो अगर मैंने गलती से मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया है, ठीक है, मैंने अगर गलती से मेरा क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन किया था, कहाँ गया, ओवर वैल्यूएशन किया था क्लोजिंग स्टॉक का, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, तो मुझे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, सही कम दिखाने के लिए, करते तो इसीलिए मैंने माइनस लिखा है, ठीक है। उल्टा, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम दिखाया है, ये वाला अंडर वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया है तो प्रॉफिट भी क्या दिख रहा होगा, गलती से कम। कम, तो फिर प्रॉफिट को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में रिलेशन जो है वो प्रोपोर्शनेट नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स होता है, ठीक है, उसको इनवर्स बोल सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर एक ट्रेडिंग लिख देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर मान लो 100 है, यहाँ पर 200 है, तो प्रॉफिट 100 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये फिक्स रखना पड़ेगा, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर 150, तो ये कितना आ गया, 50, ठीक है। तो अब देखो, ओपनिंग स्टॉक अगर मेरा कम है तो प्रॉफिट क्या हुआ, मतलब कंपेयर टू दिस वन, ये 150 ये 100, तो अगर ओपनिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट ज्यादा है, और अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम कम। हो गए। तो ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन क्या होता है, ऐसे इनवर्स, मतलब 1 बाई प्रोपोर्शनेट साइन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर तुम लोग जैसे याद रखना चाहो रख सकते हो, डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ऐसे भी समझ सकते हो। आज सुबह जैसे स्टैटिस्टिक्स में हम लोग देख रहे थे डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो
ओपनिंग स्टॉक में फिर क्या होगा, देखो अगर ओपनिंग स्टॉक मैंने क्या दिखा रखा है, अंडर वैल्यूएशन, कम दिखा रखा है, तो प्रॉफिट क्या होके रखा हो, ज्यादा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तो प्रॉफिट ज्यादा है तो सही दिखाने के लिए मुझे प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन है, तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रखा है तो प्रॉफिट क्या होके रखा होगा, कम, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक रिलेटेड एडजस्टमेंट देता है तो फिर इस तरीके से ट्रीट होगा। और ये चीज ऐसा नहीं कि अकाउंट्स कहीं पर भी काम आ सकता है, बहुत सारे जगह पे ये काम आ जाता है। बोलो, ये समझ में आ गया? हाँ मैम। अच्छा, तो ये हो गया मेरा मोटा मोटी एक ओवरव्यू कि अगर मुझे प्रॉफिट को एडजस्ट करने बोले तो क्या होगा। वैसे तुम लोग का इतना सारा एडजस्टमेंट होगा नहीं क्वेश्चन में, फिर भी ठीक है। मैंने एक लिस्ट जो है दे दिया, कभी और काम आ जाएगा। अगर सारा एडजस्टमेंट एक साथ होता नहीं है, फिर भी कभी आया तो तुम लोग इसका यूज कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या होता है, तब जाके हम लोग पहला मेथड को कर सकते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस, अब ये क्या होता है, ठीक है। देखो, जैसे ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा प्रॉफिट ना इतना है, ठीक है, तो अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया मेरा प्रॉफिट इतना है, भाई हम 15,000 कमाते, बाकी लोग 10,000 कमाते हैं, तो हम 5,000 एक्स्ट्रा कमाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये लाइफ टाइम के लिए होगा कि हम इतना ही एक्स्ट्रा कमाते ही जाएंगे, या फिर मुझे लग रहा है कि अगर हम जैसा चल रहे हैं ऐसा चलता जाए तो कम से कम अगले 10 साल तक तो हम ऐसा कमा ही लेंगे, ऐसा सोचना पड़ता है। या फिर मतलब हम मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते हम 200 साल तक ऐसा कमा लेंगे, क्योंकि मेरा लाइफ ही 200 साल नहीं होगा ना। ह्यूमन बीइंग का लाइफ थोड़ी ना ऐसा होता है। तो एक सोच समझ के हमें जो है आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ऐसा अगर चलेगा तो कम से कम नेक्स्ट 15 साल तो हम इतना एक्स्ट्रा कमा ही लेंगे। हम लोग ऐसा, अब देखो कोई मतलब पैदा होते ही थोड़ी ना बिजनेस करने लग जाएगा। तो एक सर्टेन एज के बाद ही लोग बिजनेस करने लगे, ठीक है। बहुत कम एज में भी अगर कोई कर रहे हो, ठीक, अच्छा खासा कमाने के लिए कम से कम एक 45 से लेके 50 के बीच का एज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई कम एज में भी बिजनेस स्टार्ट कर दियो, बट उसको करने में, जमाने में, अच्छा कमाने में कुछ तो टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि आज एंटर किया और आज ही बिजनेस टाइकून हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हर एक चीज में समय लगता है। तो वही हम बोल रहे हैं। तो अगर एक नॉर्मल बिजनेसमैन के हिसाब से, या जो भी बोले, एक नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो हम लोग ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि भाई हम और आगे का 80 साल तक ऐसा प्रॉफिट देख पाएंगे, नहीं। तो हम लोग कैसे सोचते हैं इस चीज को कि नेक्स्ट और 5 ईयर्स देख लेंगे, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, इस तरीके का। तो ये जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि ये जो हम 5,000 एक्स्ट्रा और अगले कितने साल तक कमा लेंगे, ये जो फ्यूचर का व्यू हम लोग कर रहे हैं, इसको बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब, अब हम सामने वाले से गुडविल का पैसा कितना ले, हम तो 5,000 एक्स्ट्रा कमाते हैं, ठीक। 5,000 हम एक्स्ट्रा कमाते हैं। अब ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा हम आगे कितने साल तक देख सकते हैं। अब हम बोलेंगे कि हम ये 100 साल तक देखेंगे, तो कोई थोड़ी ना सामने वाला मुझे 100 साल के लिए 5,000 एक्स्ट्रा का पेमेंट कर देगा गुडविल के तौर पे, नहीं करेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि लाइफ उतना नहीं है, ठीक है। तो हमें सोच समझ के ही ये नंबर ऑफ ईयर परचेस बोलना पड़ता है। तो ये बोलता कौन है, सेलर बोलता है, ठीक है। जो गुडविल कैलकुलेट करता है वो बोलता है, ठीक है। तो सेलर मैंने इसलिए बोला कि अगर कोई अपना बिजनेस बेच रहा है, गुडविल कैलकुलेट कर रहा है, तो वो बोलता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब यही हो गया कि नंबर ऑफ ईयर परचेस नेगोशिएबल है, ठीक है। जो गुडविल कैलकुलेट करता है वो डिसाइड करता है ये कितना होगा, और वो बिल्कुल नेगोशिएबल है। कोई अगर हम बोल रहे हैं 10 साल के लिए, तो वो बोल सकता है नहीं भाई 8 साल के लिए, ठीक है। लेकिन डिसाइड कौन करता है, डिसाइड करता है जो सेलर है, या फिर जो कैलकुलेटर है गुडविल का, वही डिसाइड करता है नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या है, ये नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल है, बस इतना ही लिख लो। डिसाइडेड बाय द पर्सन हु कैलकुलेट हिज गुडविल, जो अपना गुडविल कैलकुलेट कर रहा है बिजनेस का, उसके लिए। अच्छा, अब देखते हैं इस पे कोई क्वेश्चन हमें मिलता है कि नहीं, तो वो करेंगे।
ম্যাম তাহলে নাম্বার অফ ইয়ার পারচেসও তো দেওয়া থাকবে কোয়েশ্চেনে। হ্যাঁ দেয়া থাকবে, দেয়া না থাকলে যা কিছু ধরতে পারো, देया था। ওকে ম্যাম। और अभी आएगा देखो, अगर नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर बोला है लेटस सपोज प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर द लास्ट 5 years वेयर 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000। अच्छा ये तो फिर वेटेड एवरेज दे दिया, ठीक है। रुको, तो वेटेड एवरेज भी बता देते क्योंकि वो सिंपल एवरेज पे ज्यादा क्वेश्चन होता नहीं है, तो वेटेड एवरेज बता के फिर हम लोग क्वेश्चन करें तो शायद बेटर होगा। च- चलो वेटेड एवरेज एक बार बता देते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड ही होगा बट उसमें वेटेज लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब वेटेज क्यों लगाते हैं, अगर मुझे प्रॉफिट में कोई ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ट्रेंड का मतलब या तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग मोड पे है या फिर डिक्रीजिंग मोड पे है, ठीक है। तो इफ ट्रेंड इज इफ ट्रेंड इन प्रॉफिट ऐसे लिख देते हैं, ट्रेंड इन प्रॉफिट इज विजिबल, दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, then this method is used। तो हमें तभी ये मेथड यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस मेथड में, वही सिंपल एवरेज की तरह ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ पर भी हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले फाइंड एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गया अब हम लोग उसका एवरेज करेंगे। एवरेज कैसे करेंगे, ईयर एडजस्टेड प्रॉफिट वेट और वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो ईयर जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे 1 2 3, एडजस्टेड प्रॉफिट ऐसे लिख देते, 1 2 3 नहीं लिख के ऐसे लिखते, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 एडजस्टेड प्रॉफिट 3 साल का मान लो कुछ आया। अच्छा अब 3 साल का एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, देखो जो ये रूल्स है वही। तो जैसे मान लो मुझे दिया 2012 2013 2014, ठीक है। उसका गिवन प्रॉफिट रहेगा। अब जिस साल में जो भी एडजस्टमेंट करना है वो मुझे क्वेश्चन बताएगा कि 2012 साल में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, वैसे समझ के हम लोग इसमें एडलेस करते जाएंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी उस तरीके से एडलेस होगा एडजस्ट होगा, यहाँ पर भी उस तरीके से एडलेस होगा एडजस्ट होगा। तो 3 साल का मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। फिर इस 3 साल के एडजस्टेड प्रॉफिट को मुझे एवरेज करना पड़ेगा, आएगा क्वेश्चन तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो ये हो गया। अब अगर मुझे प्रॉफिट में ट्रेंड दिख रहा है तो मुझे वेट देना पड़ेगा। अब वेट कैसे दे सकते हो, फिलहाल तो मैंने x लिख दिया है। वेट जैसे देखो 1 2 3 4 ऐसे मतलब कंजिक्यूटिवली दे सकते हो, या फिर 1 के बाद अगर 3 दिया तो फिर 5 दे देना, फिर 7 दे देना। बट जरूरी नहीं है, इतना डिफिकल्ट करने का जरूरत नहीं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि वेट ऐसे देना है जैसे एक वेट के साथ दूसरे वेट का गैप जो मेंटेन करोगे वो सेम तरीके से मेंटेन हो। जैसे मैंने मान लो 2 दिया 4 दिया तो इसके बाद 6 देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इतना डिफिकल्ट हम लोग करें क्यों, सिंपल 1 2 3 करने से भी जब मेरा सेम आंसर आएगा और इस तरीके से भी सेम आंसर आएगा तो मुझे उतने डिफिकल्टीज में जाना ही नहीं है। तो वेट कैसे दोगे, पहला वाला 1 दे देना, दूसरा 2, फिर तीसरा 3, इस तरीके से दे देना, ठीक है। तो अब वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके, एडजस्टेड प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। ये वेटेड प्रॉफिट आया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। मतलब ये जो 3 साल का प्रॉफिट निकला इसका एवरेज कैसे निकालोगे, तो इस प्रॉफिट को लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 3 करने से गलत हो जाएगा नंबर कि ऑफ तीन ईयर्स। साल नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स करोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि देखो
यहाँ पर 1 साल का प्रॉफिट का इम्पैक्ट आ रहा है। जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1 से होगा, ये 2 से होगा, ये 3 से होगा। तो मतलब यहाँ जो भी प्रॉफिट रहा, मान लो ये 10 रुपया, ये 12 रुपया, ये 13 रुपया, तो यहाँ पर 10 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 कितना बार ले रहे हो? एक बार। 12 कितना बार ले रहे हो? 12 2 बार ले लो ना, 12 12 24। हाँ मैम। 13 कितना बार ले रहे हो? 3 बार। 3 तो बार। एवरेज का मतलब क्या है? जितने सारे डिटेल्स डिवाइडेड बाय उतने सारे नंबर, ठीक है। तो फिर कितना सारा प्रॉफिट ले रहे हो? देखने में तो 3 साल है, बट वेट लगा देने के कारण वो कितने बार में ट्रांसफर हो गया? हम 6 बार। हाँ, तो फिर डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 6। वेट। वेट है ना, हाँ मैम। डिवाइडेड बाय 6 का हाँ। मतलब वेट। तो वेट। ये चीज हम लोग एवरेज जब सीखते हैं तब ये चीज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, ठीक है। ये देखो, वेट, नहीं तो गलत आंसर आएगा। स्टेप 4, अब निकालो गुडविल। तो गुडविल कितना हो जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आया स्टेप 3 में, ये वाला इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस तो मैंने बोला कि क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन करके देख सकते हैं। तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट मेथड पे पहला क्वेश्चन यही वाला है। ऐसे बोल रहा है, लेट अस सपोज प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर द लास्ट 5 years 30 40 50 60 70। आगे का बिना पढ़ के मुझे बोलो कि इसमें मतलब एवरेज मेथड लगाना है कौन सा वाला, सिंपल या वेटेड? मैम वेटेड। हाँ, वेटेड लगेगा। क्यों लगेगा बोलो? सही हुआ है, बट वेटेड क्यों लगेगा? मैम প্রত্যেকটা বছর লেটার সাপোজ ম্যাম वेटेड क्यों প্রত্যেকটা বছরের এক একটা প্রফিট দিয়েছে। पढ़ के देखो ना, वेटेड कब वेट। लगता है? हाँ। पढ़ के देखो पहला लाइन तो ही समझ जाओगे क्यों वेटेड होगा। वेटेड का पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, पढ़ने से ইনক্রিজ বা ডিক্রিজিং ওটা হচ্ছে। हाँ, तो इसमें कौन सा हो रहा है? ম্যাম এটাতে হচ্ছে ইনক্রিজিং। हम्म, तो इसलिए लगेगा वेटेड। और अगर उल्टा होता, मान लो पहले साल का प्रॉफिट 70, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, तो फिर कैसा ट्रेंड होता वो? ম্যাম ডিক্রিজিং হতো। हम्म, अगर डिक्रीजिंग होता तो वेट कैसे लगाते? मतलब जब इंक्रीजिंग है तो 1 2 3, अगर 3 साल का है, तो अगर डिक्रीजिंग होता तो कैसे लगाते? 3:1। हाँ, 3 to 1, उल्टा लगाना पड़ता, ठीक है। तो जो जिसमें प्रॉफिट ज्यादा उसका हेवी वेटेज, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब देखो इस क्वेश्चन से हम लोग कैसे करके गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल यहाँ पर है, ईयर, प्रॉफिट, वेट, वेटेड प्रॉफिट, ईयर है 30 40 50 60 70, 30 40 50 60 70, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्योंकि इंक्रीजिंग है तो वेट क्या लगाओगे? 1 2 3 4 5, इसीलिए हम इसको ईयर 1 ईयर 2 लिख रहे हैं। नहीं तो ये दोनों साइड 1 2 3 4 5 देखने में एक ही जैसा लगता है, मतलब इसको ऐसे लिख लेंगे तो वो देखने में अच्छा लगता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब वेटेड प्रॉफिट 30,000 इंटू 1, 30,000, 40,000 इंटू 2, 80,000, 50,000 इंटू 3, 1,50,000, और 60,000 इंटू 4, 2,40,000, और 70,000 इंटू 5, 3,50,000।
1000, ठीक है। अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है, लेकिन जब कुछ एडजस्टमेंट मुझे क्वेश्चन दे ही नहीं रहा है तो मुझे नहीं निकालना पड़ेगा, तो जो गिवन प्रॉफिट है वही मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट है। तो अगर इसमें से एक भी एडजस्टमेंट मेरा नहीं होने वाला तो जो प्रॉफिट था वही रह जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 30 का 30 रह गया, 40 40 रह गया, 50 50, 60 60, 70 70 रह गया, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। देखो सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जो कि मुझे नहीं निकालना पड़ा। इसके बाद ये टेबल बना लिया। अब इसके बाद निकालोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो इस ये वेटेड प्रॉफिट का टोटल करो फिर निकालो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो टोटल बताओ कितना हो रहा है। मैम 8,50,000। अच्छा 8,50,000, और वेट का भी टोटल करना पड़ेगा। हाँ मैम। मैम 15 ডিভাইডেড করলে 56,667। 56,667, अच्छा अप्रोक्सीमेटली आ रहा होगा, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने 56,667 वेटेड प्रॉफिट। अब गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल कैसे निकलेगा। गुडविल निकल जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर वेटेड किया है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब देखो नंबर ऑफ ईयर परचेस मुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, अब कितना लेंगे। अब देखो कुछ भी ले सकते हो, बाकी इन्होंने जो लिया है हम लोग भी वही ले लेते हैं ताकि हमारा आंसर मैच करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने यहाँ पर लिया है इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये गुडविल 3 साल के लिए हम लोग परचेस कर रहे हैं, मतलब ये गुडविल का बेनिफिट हमें 3 साल मिलेगा, तो हम लोग 3 साल का पेमेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 है बस। तो ये इन्होंने लिया हुआ है एजम्पशन, तो मैंने भी वही ले लिया। तो 3 अगर है तो मल्टीप्लाई करके बोलो कितना आएगा। अब तुम लोग पूरा डेटा कैलकुलेटर पे जो है इंटू 3 करना, तो इनके साथ मैच होगा। अगर 56,667 के साथ इंटू 3 करोगे तो शायद अप्रोक्सीमेशन में पूरा डेटा नहीं दिखेगा, मतलब समझे मैम कि नहीं। 1,69,999 আসছে। हाँ वही मैंने बोला, वो नहीं आएगा, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। कैसे, 8,50,000 डिवाइडेड बाई 15 करो, ठीक है ये आ गया, इंटू 3 करो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ये बोल रहे ও হ্যাঁ ম্যাম। हैं। 1,70,000 आएगा देखो करके आ रहा है, इस पे अप्रोक्स लिखते हैं, आ रहा है ना इस तरीके से करने से। ম্যাম ক্যালকুলেটরে তো ম্যাম ওই 1,69,000 ওরকমই আসছে, তারপর অনেক 99 আছে, তো ওটা মানে তো 170 নিয়ে নেব। না ওরকম আসবে না, তো তুমি পুরো ডিজিটটা নিলেই তো আসবে। তুমি 8,50,000 লেখো আগে ক্যালকুলেটারে, তারপরে ডিভাইডেড বাই 15 করো, দিয়ে যা লেখা আছে কিছু কাটবে না, ইন্টু 3 করো, করে দেখো। ম্যাম আসছেই না, ওটাই আসছে। হ্যাঁ কেন, এই দেখো আমি যেটা করছি সেটা করছো কি তুমি। আগে আট হ্যাঁ লাখ ম্যাম, আপনি যেটা করলেন সেটাই করেছি, মানে কিছু কাটেইনি। 8,50,000 বাই 15 করেছো আগে, যদি আগে ইন্টু 3 করে দাও তাহলে হবে না। 1,50,000 ভাগ 15 ইন্টু 3 করছি, ওটাই আসছে। না তুমি আগে 8,50,000 বাই 15 করো, দিয়ে যেটা আসছে সেটাতে 3 গুণ করো। তুমি যদি 8,50,000 ইন্টু 3 বাই 15 করবে তাহলে হবে না কিন্তু। এটা আসছে না 56,666.66666667, এটা আসছে না। ম্যাম 7 অবধি আমাদের ক্যালকুলেটরে আসছেই না, 6 অবধি আসছে, এই আচ্ছা জন্য 6 হচ্ছে। ইন্টু 3 করলে, ও আচ্ছা তোমাদের পুরোটা আসছে না। হ্যাঁ ও ঠিক আছে, তাহলে स्टेप्स कम আছে ক্যালকুলেটরে সেই জন্য। ठीक है कोई बात नहीं, 999 आ रहा है तो वो भी तो हमारा उतना ही हो रहा है, तो ठीक है उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। However, if any such trend is not visible from the figures of past profit, then one should take simple average profit। तो बोल रहे हैं कि अगर ट्रेंड नहीं दिखता है तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट करो, ठीक है वो तो मैंने तुम लोग को लिखवा दिया। एंड कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंगली, और गुडविल उस तरीके से कैलकुलेट करो। अब देखो हमें प्रॉफिट बता रखा है 30 25 20 30 28, और हम लोग को बोल रहा है कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, मान लो कि बोल रहा है, ठीक है। तो ये देखो गुडविल निकाल रखा है, तो हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ये दूसरा एग्जाम्पल, तो बोलो इस पे मुझे कौन सा मेथड लगाना है। वो देखो क्वेश्चन मुझे बताएगा, जैसे क्वेश्चन मुझे बोलेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब मुझे डिसाइड करना है कि सिंपल एवरेज लगाए कि वेटेड एवरेज लगाए। तो बिना कुछ देखे तुम लोग बोलो कि यहाँ कौन सा मेथड लगना चाहिए।
ম্যাম সিম্পল, কারণ ট্রেন্ড তো ফলো করছে না, মানে ওটা ইনক্রিজও হচ্ছে না একদিকে, আবার ডিক্রিজও একদিকে হচ্ছে না। हाँ मतलब इंक्रीज डिक्रीज मिक्सड अप हो रखा है, तो ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर इसका मतलब सिंपल एवरेज होगा। तो सिंपल एवरेज में क्या करना है, सबसे पहले देखो स्टेप 1 लिखवाया हुआ होगा सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, तो ये सारे प्रॉफिट को एडजस्ट करने का तो जरूरत नहीं है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे कर लो, ईयर कॉलम यहाँ भी कर सकते हो, जबकि मैंने वहां कॉलम करके नहीं दिखाया, वो तो प्रेजेंटेशन है, देखो कॉलम करो नहीं करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 30 25 20 30 25 30 25 20 30 और 28, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट, मुझे निकालना है सिंपल प्रॉफिट, तो मुझे क्या करना है, पहले एडजस्टेड प्रॉफिट जो कि नीड नहीं है इस क्वेश्चन में, तो फिर क्या करेंगे, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, तो इसी प्रॉफिट का सम कर लेंगे, तो ऐड करो कितना आ रहा है, मैम 1,33,000। 1,33,000, ठीक है। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालोगे, 1,33,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि इसमें थोड़ी ना वेट वेट लगा है, तो डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ रहा है, मैम 26,600। 26,600। अब गुडविल कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन खुद बताएगा, या फिर हम लोग कुछ भी एजम्पशन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तुम लोग को बता देगा। तो एवरेज प्रॉफिट 26,600। अब देख लेते हैं इन्होंने कितना लिया, हम लोग भी उतना ही लेके करेंगे ताकि हमारा समझना आसान हो। इन्होंने 3 लिया है, कुछ नहीं बोलने पे 3 लिया जा रहा है, तो तुम लोग भी अगर बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं बोले तो 3 ले लेना, ठीक है, और लिख देना नोट की एजम्पशन है कि हम लोग 3 ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 300, मैम 79,800। 79,800 हम लोग का गुडविल का वैल्यूएशन हो गया। बोलो समझ में आया। है मैम। अब देखो वेटेड एवरेज इज यूज जब प्रॉफिट का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है। अब एक चीज हमें रेकमेंड किया है, बोल रहा है हाईएस्ट वेट इज ऑलवेज गिवन टू करंट ईयर एज इट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रियलिस्टिक व्यू ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब ये लॉजिक एक बता रखा है, वैसे समझना चाहते हो तो हम समझा देते हैं। बोल रहा है कि जो हाईएस्ट वेट है, जैसे कि देखो ये सब में हाईएस्ट वेट कौन सा है, 5, ये करंट ईयर को दो, तो ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक है, तो करंट ईयर उसमें ईयर 5 हुआ, ठीक है, ये बाकी सब आगे का पास्ट वाला हो गया। तो बोल रहा है कि सबसे रियलिस्टिक ये है। रियलिस्टिक ये क्यों है, क्योंकि देखो मैंने कभी 30,000 कमाया था, वो तो बहुत पुराना बात है, मैंने 40,000 कमाया था, वो भी थोड़ा पुराना बात है, मैंने 50, अभी मैंने क्या कमाया है, अभी मैंने 70,000 कमाया है, ठीक है, ये सबसे नया बात है। तो इसीलिए इस पे सबसे ज्यादा वेटेज हम लोग दे रहे हैं। मतलब हम लोग ये मान रहे हैं कि 30,000 का वेटेज, एक का मतलब है कि 30,000 हम लोगों ने ईयर 1 में कमाया था, ठीक है, लेकिन अभी करेंटली तो हम लोग 70,000 कमा रहे थे, इसका वेटेज 5। और इसका और एक लॉजिक भी है, ये रियलिस्टिक है तो इसको सबसे ज्यादा वेटेज दे दो, क्योंकि इससे हमारा मल्टीप्लाई होता है ना, तो प्रॉफिट 3,50,000 दिख रहा है, इस वजह से यहाँ पर देखो जैसे ईयर 1, ठीक है, यहाँ पर ईयर 1 प्लस ईयर 1 ऐसे करके, या फिर ईयर 2 मान सकते हो, मतलब 2 साल, यहाँ पर ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 करके 3 साल का इंपैक्ट आ रहा है। थर्ड ईयर का प्रॉफिट मतलब बिजनेस जब शुरू किया तो ईयर 1, फिर ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5, तो देखो पहले साल का जो प्रॉफिट है नेक्स्ट ईयर में उसका भी इंपैक्ट आ रहा है, मतलब ये 2 साल का प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए यहाँ 2, ये 3 साल का हो जा रहा है इसीलिए यहाँ 3, क्योंकि वो तो एक्यूमुलेट होते रहता है ना। जैसे देखो कभी तुम लोग बैलेंस शीट बनाते हो तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट करके जो प्रॉफिट आता है, जो कैपिटल निकल के आता है नया वाला, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट करके जो कैपिटल निकल के आता है, वही तो नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में कैपिटल बोल के जाता है, फिर उसमें नेट प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता है। तो इसी वजह से ना यहाँ पर इस तरीके से जो है लॉजिक है कि 1 2 3 क्यों दिया जाता है, ठीक है, बस ये लॉजिक है, बाकी तुम लोग का इससे वैसा कुछ खास लेना देना नहीं है, बट है तो मैंने यहाँ बता दिया। और ये करंट ईयर में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट देना बेटर माना जाता है जब इंक्रीजिंग ट्रेंड हो, ठीक है, इसीलिए। अच्छा अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन है,
यहाँ पर दिया है कि द पास्ट प्रॉफिट ऑफ 5 years ऑफ पार्टनरशिप फर्म 50, 40, 52, 48 एंड 56, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला है। अब हमें खुद सोचना है कि हम लोग कौन सा एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाए, सिंपल वाला कि वेटेड वाला। तो अब वो तो प्रॉफिट देख के पता चलेगा, बोलो सिंपल वाला लगाए कि वेटेड वाला लगाए। मैम सिंपल, ट्रेंड तो फॉलो होच्छे ना। हाँ तो सिंपल वाला लगाएंगे, तो लगाओ एग्जाम्पल दूसरा वाला। तो यहाँ पर ऐसे निकाल ले डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट, तो थोड़ा टाइम बचेगा, ठीक है। और टेबल वेबल नहीं कर रहे, ये जस्ट अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। तो 50, 40, 52, 48, 50, 40, 52, 48, 50, 40, 52, 48, 56 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? मैम 5। 5। तो कितना आ रहा है? मैम 49,200। अच्छा, तो फिर गुडविल कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। कुछ नहीं बोलने पे तो ये लोग 3 ले रहा है, शायद इस बार भी 3 लिया होगा। देखो तो 3 मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, हम तब तक चेक कर रहे हैं कितना लिया। ओ नहीं, बोल दिया था इस बार। गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो लास्ट 5 years के एवरेज प्रॉफिट को 4 years परचेस, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस 4 बोला है, तब तो 4 ही लेना पड़ेगा। नहीं बोलने पे कुछ भी assumption। कितना हो रहा है? मैम 1,96,800। 1,96,800 गुडविल ये आप। अच्छा, 1,96,800, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग दूसरा मेथड पढ़ते हैं। चलो, एवरेज प्रॉफिट और सिंपल एवरेज प्रॉफिट आई थिंक समझ में आ गया होगा। जिसमें से सिंपल एवरेज प्रॉफिट जो है वो तो बहुत ही आसान होता है, वो हमें देने का चांसेस भी नहीं होता है। और हाँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कभी कभार हमें दे सकता है, ठीक है। नहीं भी दे सकता है, दे भी सकता है, बट सिंपल देगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सिंपल में है ही क्या। हाँ, अगर कुछ एडजस्टेड प्रॉफिट रहा और उसके बाद भी हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट करना पड़ा तो वो बात अलग है। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा वाला मेथड सीखते हैं। तो देखो, हम लोगों ने इस चार्ट में ये दो मेथड सीख लिया, ये देखो सिंपल और वेटेड। अब हम लोग सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर का मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लोग ना जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करके नंबर ऑफ ईयर परचेस के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो एवरेज प्रॉफिट है ओवरऑल, उसी को हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर वेटेड हो रहा है तो वेटेड, सिंपल हो रहा है तो सिंपल। लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो रहा है वो पहले कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मतलब, जैसे मैंने बोला कि सेम सेक्टर में रह के कोई किसी से अगर ज्यादा अर्निंग कर रहा है, तो कितना ज्यादा अर्निंग कर रहा है वही होता है मेरा एक्स्ट्रा यानी सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या निकालना पड़ेगा, स्टेप 1, इस मेथड में निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट या तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकलेगा या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकलेगा, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट जो है ये ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ये, या फिर सम ऑफ वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट, जो भी सिचुएशन होगा, डिवाइडेड बाय वेट। फिर स्टेप 2,
ठीक है। स्टेप 2 में हमें क्या निकालना है? स्टेप 2 में अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट भी तो पता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालो? नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब समझा देंगे, लिखो अभी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न हमें नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। कैपिटल हो सकता है हमें कैलकुलेट करना पड़े, डेटा जरूर दिया हुआ रहेगा, और ये चांसेस होता है कि डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा। अच्छा, आप कैपिटल कैसे निकालोगे? तो कैपिटल जैसे कि देखो, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी करके निकाल सकते हो, ठीक है। टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, वो बुक सेलर वाला एग्जांपल, ठीक है। जैसा कंडीशन रहेगा उस हिसाब से निकाल सकते हो। तो स्टेप 1 का सारा डिटेल्स मैंने लिखवा दिया। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या निकालना है? स्टेप 2 में निकालोगे सुपर, ये सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके। अब निकालोगे गुडविल। गुडविल कैसे आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ऐसे करके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये वाला, यहाँ पर देखो, बोल रहा है कि लेट अस सपोज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए पार्टनरशिप फर्म वाज 1 लाख, ठीक है। एक पार्टनरशिप फर्म में 1 लाख रुपए लगाए एंड इट्स एवरेज प्रॉफिट वाज 25,000, और ये लोग नॉर्मली 25,000 का प्रॉफिट कमाते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट हमें दे ही दिया इस क्वेश्चन में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% इन केस ऑफ सिमिलर फर्म्स वर्किंग अंडर सिमिलर कंडीशन, ठीक है। इतना तक, ये आगे का पढ़ो मत, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। हम पूछेंगे, तुम लोग मुझे आंसर दोगे, तो तुम लोग को ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बस इतना है क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, इसका मतलब है कि ऑफ इन केस ऑफ सिमिलर फर्म वर्किंग अंडर सिमिलर कंडीशन, मतलब इस तरीके का काम और भी जो बिजनेस करते हैं, जैसा काम ये लोग कर रहे हैं, तो 22% जो है रिटर्न कमाते हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो, इन्होंने जैसे 1 लाख लगा के 25,000 कमाया, क्या ये 22% रिटर्न है, या उससे ज्यादा है, या उससे कम है? 1 लाख लगा के 25,000 कमाने का मतलब क्या 22% रिटर्न है, या उससे ज्यादा है, या उससे कम है? ওর থেকে বেশি। বেশি, ঠিক আছে। তো বাকি लोगेरा 1 लाख लगाले কত कमाবে? मतलब बाकी लोग अगर 1 लाख लगाएंगे तो वो कितना कमाएंगे? 22,000। 22,000। ये लोग कितना कमा रहे हैं 1 लाख लगा के? 25,000। तो फिर ये लोग कितना ज्यादा कमा रहे हैं? 3,000। तो फिर ये इनका 3,000 एक्स्ट्रा जो है वो क्या हो गया? ওটা সুপার প্রফিট হয়ে গেল। हाँ, वो सुपर प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो हम लोग समझ गए सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे। হ্যাঁ ম্যাম। देखो, अब यही सारा चीज यहाँ पर इतना कुछ लिख रखा है, ठीक है। समझने में तो बस इतना सा ही समय लगा। सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब बाकी लोग सेम सेक्टर में काम करेंगे तो कितना कमा लेंगे, ठीक है, और ये कितना कमा रहे हैं, देन कंपेयर करो, तो एक्स्ट्रा जो है वही सुपर प्रॉफिट हो गया, और सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस करोगे तो गुडविल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट निकालना सीखा, ठीक है। अच्छा, अब अगर नंबर ऑफ ईयर परचेस हमें 5 बोला है, तो फिर हम लोग का सुपर प्रॉफिट सॉरी गुडविल हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है, गुडविल इज जनरली वैल्यूड बाय मल्टीप्लाइंग द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट बाय सर्टेन नंबर ऑफ ईयर परचेस डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेक्टेशन अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ सुपर प्रॉफिट इन फ्यूचर। मैंने वही समझाया, नंबर ऑफ ईयर परचेस का मतलब ये सुपर प्रॉफिट हम लोग फ्यूचर में कितना दिन मेंटेन कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें अपना नंबर ऑफ ईयर परचेस डिसाइड करना चाहिए। If it is expected that the super profit can be maintained for another 5 years in future, then value of goodwill may be taken as this one। तो वही मैंने समझाया कि ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, ये जो गुडविल कैलकुलेट कर रहा है उसको समझना है कि भाई ये सुपर प्रॉफिट अगले कितने सालों तक कोई देख सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग का आ जाता है गुडविल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम और नहीं करवा रहे, मतलब ये वाला तो छोटा सा ही था, ये करते हैं, चलो ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ए फर्म ऑफ ABC हैज ए टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,50,000 द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर 70, 80, 1,20,000 एंड 1 लाख। ठीक है, तो लास्ट 4 साल से इन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया है। द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15% हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व। तो बोल रहा है कि जो रिटर्न है वो 15% है और रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, इस परसेंटेज में रिस्क भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या होता है, देखो बिजनेस करते हो तो एक रिस्क होता है ना कि अगर मेरा लॉस हो गया, तो रिस्क बेयर करने के लिए भी हमें क्या होता है, एक्स्ट्रा अर्निंग होता है। ठीक है, देखो रिस्क लोगे तो ना कुछ रिटर्न मिलेगा, तो बोल रहा है कि वो रिस्क का जो रिटर्न का परसेंटेज है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। वो बोला है, एक टर्म बोला है, ये फाइनेंस टर्म होता है। बाकी इसका मतलब है कि मेरा रिटर्न 15% है नॉर्मल एक्सपेक्टेड रीजनेबल। रीजनेबल मतलब जो हर कोई कमा सकता है इस बिजनेस में, जो बिजनेस ये ABC कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करके अब बोला है कि बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स, लास्ट 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट पे 3 इयर्स परचेस को लगा के गुडविल निकाल के बताओ। ठीक है, तो हमें ये मेथड कौन सा वाला निकालना पड़ेगा, तो मेथड हमें क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 70, 80, 1,20,000 और 1 लाख, तो बोलो इसमें कौन सा एवरेज मेथड लगेगा, वेटेड सिंपल। सिंपल। ठीक है, वेटेड या सिंपल ये पूछने वाले थे, चलो सिंपल सही आंसर है। तो पहले निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। सेवेंटी, 80, 1,20,000, 1 लाख। डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है, मैम 92,500 है। ठीक है, तो ये हो रहा है पर एनम लिख सकते हो क्योंकि ये 1 साल का है, क्योंकि ये 4 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 4 मतलब हर साल का एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, मतलब ऐसे तो रियलिटी में देखा जाए तो हर साल का प्रॉफिट है 70, 80, 1,20,000 और 1 लाख, लेकिन एवरेज अगर कर दे तो 92,500 हो गया। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब बाकी लोग इस बिजनेस में कितना कमा सकते हैं, तो बाकी लोग कितना कमा सकते हैं उसका मुझे परसेंटेज दे दिया 15%। अब इस रिटर्न को किस पे लगाओगे, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल गिवन है, कितना है बोलो, पहले वाले लाइन पे ही दिया हुआ है। मैम 4,50,000। हाँ 4.5 लाख, तो 4.5 लाख का 15%, तो बाकी लोगों को कितना कमाने को मिलेगा इस बिजनेस में, 67,500। और ये लोग कितना कमा लेते हैं 92,500, तो इनके बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है, मैम 25,000। हाँ तो ये 25,000 जो सुपर प्रॉफिट है, इससे हमें गुडविल निकालना है। और गुडविल के लिए हमें नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में इस बार बोल रखा है कितना लेना है, 3 लेना है। ये देखो क्वेश्चन बोल रखा है 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। एवरेज सुपर प्रॉफिट को 3 साल के लिए परचेस करना पड़ेगा अगर कोई करना चाहता है, वही होता है नंबर ऑफ ईयर परचेस। जो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला गया है, पास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज करते हुए, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 25, 3, 75 यानी 75,000 का गुडविल हो गया। बोलो समझ में आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ मैम। अच्छा, इसके बाद है एनुइटी मेथड। एन्युटी मेथड हम यही से समझा दे रहे हैं, उतना भी देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है एन्युटी मेथड। एन्युटी के पहले कैपिटलाइजेशन सीखने से अच्छा होता, ये वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर वाला है, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो चलो हम लोग पहले कैपिटलाइजेशन वाला मेथड सीखते हैं, लास्ट में एनुइटी वाला सीखेंगे। ठीक है, ये वाला, ये आई थिंक एनुइटी के ऊपर दिया हुआ है। कैपिटलाइजेशन सीखते हैं। कैपिटलाइजेशन,
कैपिटलाइजेशन बेसिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो ये दो तरीके से होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों तरीके से होता है। तो अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है। अच्छा, इसमें कैसे गुडविल निकालते हैं? नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, स्टेप 1, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, ये ठीक है। नॉर्मल कैपिटल कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और यहाँ पर गुडविल का मतलब ही ये हो जाता है, ठीक है। और ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सिखा रहे हैं, पहले ये सीख लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकलता है? नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, और नॉर्मल कैपिटल कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय हो जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से ही समझ जाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि लेट अस सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए पार्टनरशिप फर्म इज 1 लाख। पार्टनरशिप फर्म ने 1 लाख रुपीज कैपिटल लगाए, इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, ठीक है। अब इतने से हम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बताने का मुझे कोशिश करो, ठीक है। हम लोग को मान लो गुडविल निकालने के लिए दिया है, ये इन्फॉर्मेशन दे दिया और बोला है गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट है 20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो, इसका मतलब ये नहीं है कि 15% रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि 15 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए 100 रुपए कैपिटल लगाना पड़ेगा? बोलो, इसका मतलब ये है कि नहीं? है मैम। नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न 15% का मतलब 15/100, ठीक है। तो ये रिटर्न आउट ऑफ क्या होता है? कैपिटल, ठीक है। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि किसी को अगर 15 रुपए प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? 100 रुपए का कैपिटल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब किसी का प्रॉफिट कितना है? 20,000, किसी का एवरेज प्रॉफिट है 20,000। तो अगर 15 रुपए प्रॉफिट के लिए 100 रुपए कैपिटल लगाना पड़ता है, तो 1 रुपए प्रॉफिट के लिए इतना कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो फिर 20,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा इंटू 20,000? तो बोलो कितना आएगा? मैम 1,33,333। पहले बोलो ये कंसेप्ट समझ में आया? है मैम। तो 20,000 कमाने के लिए 1,33,333 लगाना पड़ेगा, बट ये प्रॉफिट ये लोग कमा रहे 1 लाख लगा के। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख, इट्स एवरेज प्रॉफिट 20,000, तो 1 लाख लगा के 20,000 कमा रहे हैं, जबकि लगाना पड़ना चाहिए था 1,33,333, 15% रिटर्न के हिसाब से। बट उनका तो कम में ही काम चल जा रहा है, क्योंकि उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? गुडविल। नहीं समझे? गुडविल कितना है फिर? गुडविल है जहां बाकी लोगों को 20,000 प्रॉफिट कमाने के लिए 1,33,333 रुपीज का कैपिटल लगाना पड़ता है, वहां इनका सिर्फ 1 लाख से काम हो जा रहा है, क्योंकि इनके पास फिर बाकी अमाउंट का क्या है? गुडविल है मैम, बुझेছি। यही चीज देखो यहाँ पर जो स्टेप्स लिखा है ना, मैंने ये लिखा है। कैसे निकालोगे? नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल मतलब कोई भी जो पैसा लगाएगा उतना प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल रिटर्न के साथ कंपेयर करके नॉर्मल प्रॉफिट लगा लिया, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट इतना ही लगाया गया है। तो ये जो डिफरेंस हो गया, यही मेरा गुडविल हो गया। बोलो समझ में आ गया होगा? क्लियर है? है मैम। तो ये देखो गुडविल 33,333, ठीक है।
अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, देखो यहाँ पर बोला है द नेट टेंजिबल एसेट ऑफ ए फर्म आर वर्थ 4,10,000। तो एसेट है 4,10,000 एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर 60,000। फाइंड आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड इफ द रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इज 12%। ठीक है, तो देखो ম্যাম যে অ্যাভারেজ প্রফিটটা থেকে করি ওটা 1 বছরেরই হতে হবে তো? হ্যাঁ, যদি 1 বছরে দেয়া থাকে খুব ভালো, না দেয়া থাকলে যদি 4 বছরের দেয়া থাকে তাহলে ডিভাইডেড বাই 4 করলে আমাদের 1 বছরের হয়ে যাবে। এবারে যখন ডিভাইডেড বাই 4 করতে যাচ্ছি তখন যদি অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে প্রফিটটাকে, যেমন এখানে কিছু করতে হলো না, ডিভাইডেড বাই 4 করে 1 বছরের পেলাম। আবার এখানে যেমন দেখো ওয়েটেড করতে হলো, তাহলে ওয়েটেড করে 1 বছরের, সব জায়গাতে 1 বছরেরই পাচ্ছি। এবারে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাবছো কি বুঝতে পেরেছি। 15 ভাগ করলে 1 বছরের পাচ্ছি না? হ্যাঁ পাচ্ছি। 15 করা মানে কি, এইটাকে যেহেতু 5 বার নিয়েছি, এটাকে 4 বার, এটাকে 3 বার, তাই তো 15 দিয়ে ভাগ করছি। তাহলে 15 বারের প্রফিট ডিভাইডেড বাই 15, তাহলে এক বারের প্রফিট, হ্যাঁ না? হ্যাঁ প্রত্যেকবারই হ্যাঁ আমাদের এক এক বছরেরই প্রফিট বেরোচ্ছে। এবার যদি কোয়েশ্চেনে দেয়া থাকছে আমরা বের করছি না, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोला है कि नेट टेंजिबल एसेट है 4,10,000 एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर से 60,000। तो नेट टेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखो अभी आज स्टार्टिंग में बुक सेलर वाले क्वेश्चन के पहले अगर देखोगे तो मैंने एक चीज तुम लोग को समझाया, टोटल एसेट माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी करने से नेट वर्थ निकल के आता है। तो नेट टेंजिबल एसेट का मतलब फिर क्या होता है? सोच के देखो, नेट टेंजिबल एसेट क्या होगा? जैसे ये है एसेट साइड, ठीक है, टोटल एसेट। अब यहां से अगर करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी को लेस कर दोगे तो क्या निकल के आएगा? नेट एसेट निकल के आएगा कि नेटवर्क, नहीं? हाँ मैम। तो वही मेरा नेट वर्थ है ना? तो यहाँ पर टेंजिबल आइटम सिर्फ लिए गए हैं। तो फिर देखो एक्चुअली टेंजिबल क्यों बोला है, जब गुडविल का कैलकुलेशन करते हो तो अगर तुम्हारे पास तुम्हारे बिजनेस में बैलेंस शीट में गुडविल है तो तुम वो मत लो, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन करते वक्त गुडविल का लेना प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, बाई चांस मैंने किसी से बिजनेस गुडविल खरीदा था तो मैंने अपने बैलेंस शीट में गुडविल दिखा रखा था। अब हम खुद अपना गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो मुझे गुडविल लेना अलाउड नहीं है, तो यहाँ बोल रखा है टेंजिबल एसेट, इसी वजह से। ठीक है, बाकी ये तो समझ में आ रहा होगा, ये हम लोग का, इसका मतलब ये हम लोग का कैपिटल इंप्लॉयड है। तो कैपिटल इंप्लॉयड 4,10,000 जो लगा के 4 साल में हम लोगों ने जो प्रॉफिट कमाया उसका एवरेज 60,000 है। ठीक है, अब हमें बोला है गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो कौन सा मेथड लगाओगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहला बात है सुपर प्रॉफिट अभी मैंने सिखाया नहीं, और वैसे भी यहाँ एवरेज प्रॉफिट दिया है तो एवरेज प्रॉफिट। तो बेसिकली कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है पता है? प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालना। जैसे 20,000 का कैपिटल वैल्यू निकाला गया, ठीक है। अब मैंने एक फॉर्मूला तुम लोग को लिखवाया, क्योंकि बुक में है तो मैंने लिखवाया, तुम लोग चाहो तो मेरा वाला मेथड भी यूज कर सकते हो या फॉर्मूला। जैसे एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रिटर्न करने से ही नॉर्मल कैपिटल आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000। नॉर्मल रिटर्न कितना था? 15%। तो 20,000 बाई 15% करने से भी यही निकल के आता है। ठीक है, लेकिन ये समझाने का तरीका है, बाकी दोनों में से कोई भी चीज तुम लोग यूज करके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग को क्या निकालना है? और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब समझ में आया कि प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालना। ठीक है, कि इस प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू कितना है, और बाकी लोगों को ये प्रॉफिट कमाने के लिए कितना मतलब इस प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू कितना है, और इस फर्म को इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना कैपिटल लगा है, इसका डिफरेंस ही गुडविल होता है। तो सेम तरीके से ये भी हमें करना पड़ेगा। तो 60,000 प्रॉफिट कमाते 4,10,000 लगा के, मार्केट में रिटर्न 12% चल रहा है, तो बोलो 60,000 कमाने के लिए नॉर्मल लोगों को कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? तो कैसे पता करोगे? 12 रुपए कमाने के मैम लिए 5 100 रुपए। लाख। हाँ, 60,000 डिवाइडेड बाई 12%, है ना, नॉर्मल हाँ हाँ। कैपिटल ऐसे निकाल लो। ठीक है, नॉर्मल कैपिटल 60,000 डिवाइडेड बाई 12%, तो 5 लाख। तो नॉर्मली लोगों को 5 लाख लगाना पड़ेगा, बट इनका काम कितने से हो जाता है? 4,10,000 से हो जाता है। तो फिर बाकी अमाउंट इनका क्या हो गया? ম্যাম গুডউইল তাহলে ওটা हाँ, तो फिर कितना गुडविल हो रहा है? 90,000। 90,000। तो एक्चुअली इनका गुडविल है 90,000, क्योंकि 90,000 रुपए कम लगा के भी वो लोग वो मतलब इनकम कर लेते हैं, जो बाकी लोग 90,000 लगाएंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास इसका मतलब 90,000 का गुडविल है। ये देखो, समझ में आ गया? হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी होता है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ नहीं है।
हम दिखा देते हैं कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इस क्वेश्चन पे ही दिखा देते हैं। ये जो अभी एग्जांपल दो किया ना, इसी पे हम दिखा देते हैं। जैसे ये इस पे दिखाते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है, आंसर सेम आता है, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करो। जैसे ये वाले क्वेश्चन में नॉर्मल कैपिटल मेरा इतना आ गया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में ये जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया कहाँ चला गया, ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर 12% नॉर्मल रिटर्न है तो 4,10,000 रुपए अगर कोई लगाएगा तो वो कितना रिटर्न करेगा। सुपर प्रॉफिट मेथड पे चलते हैं क्योंकि हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड सिखाना चाहते हैं, और वो भी सेम एग्जांपल से। तो सुपर प्रॉफिट मैम मेथड में क्या 49,200। हाँ, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या निकालते हैं, पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके, ठीक है। तो जो गिवन फर्म है उसका जो प्रॉफिट होता है उसे बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में हमारा गिवन है 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, 4,10,000 रुपए लगा के 12% के हिसाब से बाकी लोग जो कमा लेते हैं वही नॉर्मल रिटर्न है। तो बोलो कितना आया था, मैम 49,200। 49,200। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट इनका कितना है, मैम 10,800। तो मुझे इस 10,800 का कैपिटल वैल्यू निकालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं, तो 10,800 का कैपिटल वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो मैम 12 रुपए, ডিভাইডেড বাই 12% করতে हाँ হবে তাহলে डिवाइडेड बाई 12% कर दो, आ जाएगा। 90,000 আসছে ম্যাম। आ रहा है, ठीक है। तो হ্যাঁ ম্যাম। सेम आंसर हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हुआ पता है, सुपर प्रॉफिट जितना है उस उतने का कैपिटल वैल्यू निकाल रहे हो। 10,800 डिवाइडेड बाई 12% कर देने से 90,000 आ जाएगा। आंसर मैंने बोला ना सेम आएगा। मतलब यहाँ पर गुडविल कितना हो गया, गुडविल हो गया 90,000, क्योंकि एक्स्ट्रा ये प्रॉफिट कितना कमाते हैं 10,800, और ये कमाने के लिए बाकी लोगों को कितना पैसा लगाना पड़ेगा 90,000, जो इनको नहीं लगाना पड़ेगा। इसीलिए ये इनका गुडविल है। और ये दोनों सेम आंसर क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ का कंसेप्ट सेम है। यहाँ पर हम लोग टोटल कैपिटल का डिफरेंस निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है पहले वो निकाल ले रहे हैं, और उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के अगेंस्ट में कितना कैपिटल हो रहा है वो जब निकाल रहे हैं, और वो टोटल कैपिटल का डिफरेंस वो तो सेम ही आएगा ना। क्योंकि देखो कोई 5 लाख लगा रहा है, कोई 4,10,000 लगा रहा है, लेकिन 4,10,000 तक तो दोनों ही लगा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जो है वही गुडविल है। और यहाँ पर भी वही कंसेप्ट देखो, तो ये 60,000 प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये 49,200 तक तो दोनों कमा रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उसके लिए बाकी लोगों को कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, वही मेरा गुडविल है। बोलो समझ में आया क्यों दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। एक में हम लोग टोटल कैपिटल का डिफरेंस निकाल रहे हैं, एक में हम लोग पहले ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाल रहे हैं फिर उसका कैपिटल वैल्यू निकाल रहे हैं। बस दो अलग रास्ते हैं, बट बात सेम है। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, तो इसमें भी अगर करोगे सुपर प्रॉफिट मेथड से तो तुम लोग का सेम आंसर आएगा। करके देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर नॉर्मल रिटर्न था 15% और नॉर्मल कैपिटल था 1 लाख। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कितना होगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा 1 लाख के ऊपर 15%, तो 15,000, तो 20,000 माइनस 15,000, बोलो कितना हो जाएगा मैम 5,000। 5,000। अब इसका कैपिटल वैल्यू निकालो, 5,000 डिवाइडेड बाई 15% कितना आएगा मैम 33,333। 333। समझ में आया, डिफरेंस हाँ इतना है। मैम। यहाँ एक्स्ट्रा प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकाल रहे हैं, वहां टोटल में निकाल के फिर माइनस कर रहे हैं, तो आंसर दोनों में सेम आएगा, बट मेथड अलग अलग है। अगर एग्जाम में तुम लोग को जैसा बोल देगा तुम लोग को वैसा करना पड़ेगा। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या मेथड सीख लिया, कहाँ चला गया मेथड का टेबल, ये रहा। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बस बचा क्या, एन्युइटी मेथड, जो कि उतना रेलिवेंट है नहीं, लेकिन हम सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाएंगे, क्योंकि ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एक ही बार में इसको सिखा के कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर एक इलास्ट्रेशन 1 है, यहाँ पर हमें बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉलोइंग वेरियस मेथड्स। ठीक है, तो जो भी मेथड सीखे हो उससे करने के लिए बोला गया है, इंक्लूडिंग आई थिंक एन्युइटी मेथड भी बोला है। हाँ, एन्युइटी मेथड भी बोला है। उसके अलावा बाकी सारे मेथड से तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 1 हम तुम लोग को दे देते हैं होमवर्क, क्योंकि मेथड्स मैंने सारा सिखा दिया।
इलास्ट्रेशन 1 हम तुम लोग को होमवर्क दे सकते हैं, और बचा मेरा सिर्फ एक एन्युटी मेथड। तो इसके बाद इलास्ट्रेशन 2, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद सिर्फ रेशियो है, रेशियो कि रेशियो कैलकुलेट करने सिखाया है। ठीक है, जो है वो तो करेंगे ही। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय।